बायोफिट का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए अरेंज किया, तो बेनकर सर के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरी बात, जैसे कि हमारे नेटसप का जो कोई नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा स्पीड से काम करता है, तो कुछ लोग साउथ मतलब बैंगलोर से भी कनेक्टेड है, कुछ लोग मुझे चैट में दिख रहे हैं वो महाराष्ट्र से भी है, कुछ एमपी के भी लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आज का सेशन जो हमारा पूरा हिंदी में रहने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग अपना वीडियो ऑन करते हुए बैठे हैं उनको एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो आपका वीडियो ऑफ रखो। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मीटिंग में ध्यान नहीं देखते हुए अदर अदर लोगों के वीडियोस देखते होते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर सही पोजीशन में नहीं बैठे तो कृपया करके आपका वीडियो ऑफ रखें। अगर आपके कुछ सवालात रहेंगे, आपके कुछ डाउट्स रहेंगे, मीटिंग के एंड में आप चैट में बता के रखो। आपके मैनेजर द्वारा या मेरे से आपका जो कुछ डाउट रहेगा वो 100% क्लियर किया जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन, जिसका नाम है एग्रो संवाद, जो कि बायोफिट, जो हमारा नेटसप डायरेक्ट का एक अच्छा प्रोडक्ट रेंज हमने आप सभी के लिए लाया है। दोस्तों, जैसे आप सबको ट्रेनिंग संदेश मिला था, मैसेज मिला था कि आज का जो मीटिंग है वो बायोफिट प्रोडक्ट का ट्रेनिंग वाला मीटिंग है। दोस्तों देखो, अगर आप किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग लेते हो तो ट्रेनिंग लेते हुए आपका ध्यान मीटिंग में और मीटिंग के कंटेंट में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कुछ बातें मैं आपको अभी बताऊंगा, जो कुछ चीजें आपके लिए नहीं होगी, तो पॉसिबल हुआ तो आप वो चीजें नोट डाउन करके रखो, आपके ध्यान में रखो, ताकि जब आप फील्ड पे जाओगे तब आपको ध्यान में वो पॉइंट आना जरूरी है। अगर आप फील्ड पे नहीं गए तो आपको नोटबुक ओपन करके बाद में आप वो पॉइंट रिकॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, आप ए पॉइंट में ध्यान में रखो। तीसरी बात, तो आप सभी को ये बायोफिट का ट्रेनिंग सेशन है, मतलब क्या, आप सभी को एज अ रिटेलर, एज अ नेटवर्क डायरेक्ट सेलर ये प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए, करेक्ट ना? अल्टीमेट गोल क्या है, सबका प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। तो ये जो ट्रेनिंग रहेगा वो सेलिंग ओरिएंटेड ज्यादा रहने वाला है। क्योंकि एज अ डायरेक्ट सेलर, एज अ रिटेलर, हम सब कौन है, तो मार्केट में जाके एक फार्मर को, एक किसान को प्रोडक्ट रिकमेंड करने वाले लोग या प्रोडक्ट की सर्विस देने वाले लोग हैं। तो हमें ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ वो प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, उस प्रोडक्ट का यूज कैसे करना है, और फार्मर का प्रॉब्लम क्या है, उस फार्मर के प्रॉब्लम के ऊपर हमें एक अच्छा सॉल्यूशन एक प्रोडक्ट के माध्यम से देना है। तो फार्मिंग में कौन-कौन से प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स आते हैं और उस प्रॉब्लम में नेटसप की ओर से आपको क्या-क्या सॉल्यूशन मिलता है। उसके बाद हमारे जो कि अभी रब्बी का सीज़न चल रहा है, उसका मैनेजमेंट भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो लगभग 1 से डेढ़ घंटा हमारा सेशन चलने वाला है। तो आशा करता हूँ आप सभी का ध्यान पूरा का पूरा इस सेशन में रहेगा। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमारा नेटसप का बायोफिट का ब्रांड है, जो कि बायोफिट फार्मिंग, प्रॉफिटेबल फार्मिंग की ओर हम काम करते हैं। दोस्तों, ये जो ब्रांड है, ये कुछ नया ब्रांड नहीं है। 2003 से लेके आज 2023 चल रहा है। लगभग 21 साल में हम प्रवेश करने वाले हैं, या 21 साल हमें कंप्लीट होने वाले हैं इस प्रोडक्ट का सेल करते हुए, या इस प्रोडक्ट के इंडस्ट्री में हमें काम करते हुए। दोस्तों, ये जो बायोफिट ब्रांड है, जब इंडिया में कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात नहीं करता था ना, तब से हम इस ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मतलब देखो, अभी रिसेंट टाइम में ही ऑर्गेनिक का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन 2003 में आप उठा के देखते हो तो इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोई बात नहीं करता था, या ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे किया जाए, उसके प्रोडक्ट होते हैं या इसके बारे में कोई भी अवेयर नहीं था। तो उस टाइम हम ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडस्ट्री में काम करना चालू किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे जो कि नेटसप का मैनेजमेंट है, हमारे जो कि नेटसप के मैनेजमेंट टीम है, डायरेक्टर्स है, उनको मालूम है, क्योंकि वो फ्यूचर कहाँ पे है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में फ्यूचर है। फ्यूचर कब आने वाला है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आने वाला है। आने वाला समय जो कुछ रहने वाला है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का रहने वाला है। इसकी बदौलत 2003 से लेके हमने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एज़ अ ऑर्गेनिक फार्मिंग के पायनियर्स होके हमने काम करना चालू किया। जो कुछ हमने काम चालू किया, हमारे प्रोडक्ट की बदौलत चालू किया, उस प्रोडक्ट की बदौलत देखा जाए तो हमने आज तक बहुत ज़्यादा टर्नओवर यहाँ पे किया है। अगर ये प्रोडक्ट नहीं होता तो हम इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं कर पाते। ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे इंडस्ट्री का बेस है। तो ये प्रोडक्ट क्या कहता है, तो हमारा जो कुछ प्रोडक्ट रेंज है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स
वाले कैटेगरी में आता है और वैल्यू फॉर मनी देने वाला प्रोडक्ट है। दोस्तों आप सब मार्केट में जाते हो, अगर किसान को कुछ प्रोडक्ट परोड़ता नहीं तो वो किसान खरीदेगा क्या? बिल्कुल नहीं। उस प्रोडक्ट की बदौलत उसको कोई ना कोई वैल्यू मिलनी चाहिए। सेकंड थिंग, वो जो प्रोडक्ट है उसको किसी भी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट उसको किसान को खुद को या वो जो खेती करता है उस खेती में किसी भी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट इस किसी भी प्रोडक्ट के माध्यम से नहीं आना चाहिए। इस प्रकार का होता है प्रोडक्ट। तो ये जितना प्रोडक्ट का अच्छा रहेगा उतना ज्यादा आपका सेल अच्छा होने वाला है, इतना ज्यादा बिजनेस आपका होने वाला है। तो नेटसप का पहले दिन से ही डे वन से भी जितने हमारे पास प्रोडक्ट है, सिर्फ बायोफिट के नहीं, नेचुरामोर के, अपसमोर के, क्लीन एंड मोर के सभी प्रोडक्ट जो है हमारे वैल्यू फॉर मनी है, रिकरिंग डिमांड वाले प्रोडक्ट है और सामान्य से सामान्य शेतकरी या सामान्य से सामान्य फार्मर की जेब को परवड़नारे प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जितने भी प्रोडक्ट है हमने देखा उन सभी प्रोडक्ट की कैटेगरी में अगर हम देखते हैं फार्मिंग कैटेगरी के, तो आज से 20 साल में हमने लगभग 2.6 करोड़ से भी ज्यादा 2.6 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को, ज्यादा फार्मर्स को हमने ये बायोफिट के माध्यम से प्रोडक्ट दिया है, सर्विस दिया है, उनकी खेती ऑर्गेनिक में कन्वर्ट की है, उनकी खेती को ऑर्गेनिकली बन के हमने उनको उत्पाद घटा के, उनका उत्पाद बढ़ा के, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम करके उनकी खेती का भला किया है। दोस्तों एक कुछ नया वाला ब्रांड नहीं, ये पुराना ब्रांड है। मार्केट में इस ब्रांड का ऑलरेडी ट्रस्ट है। लोगों को हमारे इस इंडस्ट्री में क्या होता है, लोग हमारे लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट को कभी नहीं भूलते। अगर आप जा कुछ हम एरिया में जाते हो, तो आपको लोग मिलेंगे जो कि उस प्रोडक्ट को जानते हैं, उस प्रोडक्ट की ताकत को जानते हैं। वो पूछते हैं, "ये प्रोडक्ट ऑलरेडी हमने यूज़ किया है, ये प्रोडक्ट एक नंबर है, उसकी क्वालिटी हमें मालूम है।" लेकिन ये जो प्रोडक्ट देने वाला था, वो बाद में आया ही नहीं। इतनी हमारी प्रोडक्ट की ताकत है। एक बार अगर फार्मर यूज करता है वो जिंदगी में कभी ये प्रोडक्ट को भूलता नहीं है। ऐसी हमारी प्रोडक्ट रेंज है। इस प्रोडक्ट के माध्यम से हमने 2.6 करोड़ से भी ज्यादा फार्मर को हमने सर्विस देने का काम या प्रोडक्ट देने का काम किया है। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी के सभी प्रोडक्ट हमारे डीएसआई अप्रूव्ड जो लैब है उसके सर्टिफिकेशन प्राप्त लैब में ही बनते हैं। ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास उन सभी को जो कि गवर्नमेंट का इकोसर्ट का सर्टिफिकेशन लगता है, सभी के सभी प्रोडक्ट को हमारा गवर्नमेंट का इकोसर्ट सर्ट का सर्टिफिकेशन यहाँ पे प्राप्त है। जितने भी प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल करते हैं उन सभी प्रोडक्ट का हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे ट्रायल लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप पे ट्रायल लेते हैं। आप सबको मालूम है नेटसप एक बड़ा कंपनी है, बायोफिट एक बड़ा बड़ा ब्रांड है, ऑल ओवर इंडिया उसका ऑपरेशन चलता है। तो हमारे पास ऐसी रेंज है जिसका रिजल्ट गुजरात में भी आएगा, जिसका रिजल्ट महाराष्ट्र में आएगा, बैंगलोर में आएगा, वहां पे कलकत्ता में भी आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना है उस लॉन्च से पहले जितने भी हमारे प्रोडक्ट है उनका हम ट्रायल करते हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग क्रॉप पे, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में उसका ट्रायल लेने के बाद, उसके रिजल्ट आने के बाद, उसका पूरा सर्टिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही हम मार्केट में यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना चालू करते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी प्रोडक्ट है ऑलरेडी ट्राई एंड टेस्टेड प्रोडक्ट हमने आपको दिए हुए, तो इसका रिजल्ट आएगा क्या, 101% सभी के प्रोडक्ट का रिजल्ट आने ही वाला है। रिजल्ट आने के बाद ही हमने आपको ये प्रोडक्ट बेचने के लिए दिया हुआ है, तो इसके बारे में आपको निश्चिंत होना है। दोस्तों अगर हम आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, इंडस्ट्री में, तो किसी भी इंडस्ट्री में काम करते समय उस इंडस्ट्री का हिस्ट्री मालूम होना जरूरी होता है। दोस्तों हमारे जितने भी पूर्वज थे, हमारे दादाजी हो या पिताजी हो, वो फार्मिंग कैसा करते थे, वो पूरा का पूरा इंडियन फार्मिंग जो था हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक वाला ही इंडिया था। अगर हम केमिकल फार्मिंग का इतिहास उठा के देखते हैं तो केमिकल फार्मिंग इंडिया में क्यों कब आया, जब अंग्रेजों ने यहाँ पे राज करना चालू किया था, उस टाइम उन्होंने उनके साथ साथ केमिकल भी हमारे यहाँ पे लाए। लेकिन अगर इस केमिकल फार्मिंग का हम जब उसे बोलते हैं ना, वोल्केनो जब इंडिया में कब उठा, तो 1960s में जब इंडिया में फूड प्रोडक्शन का बहुत शॉर्टेज हुआ था, फूड प्रोडक्शन बहुत कम होता था। उस समय खेती में शेतकरी को उस फार्मर को उसका उत्पादन बहुत कम आता था। उस समय टेम्पररी सॉल्यूशन लाने के लिए हमने केमिकल फार्मिंग को अपनाया। कब अपनाया?
ग्रीन रिवॉल्यूशन टाइम में। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, हमने तरह तरह के हाइब्रिड सीड्स लाए, तरह तरह की फॉरेन की टेक्नोलॉजी लाई, तरह तरह के फर्टिलाइजर्स हमने लाए। क्यों लाए? क्योंकि उस टाइम की नीड क्या थी, फूड प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए इमीडिएट। हमारे जो कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन को खाने के लिए फूड मिलना चाहिए। इसलिए क्या किया हमने, टेम्पररी सॉल्यूशन लाया जो कि था केमिकल फार्मिंग। लेकिन दोस्तों, ये जो टेम्पररी सॉल्यूशन हमने लाया, लेकिन उस टेम्पररी सॉल्यूशन का आदत हमारे किसान को लगता गया और हमारा किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग को छोड़ के पूरा का पूरा आज केमिकल फार्मिंग में शिफ्ट हुआ है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आपको फील्ड में जब आप जाते हो, किसी ने आपको पूछा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की हिस्ट्री क्या है, तो आप ये बता सकते हो। केमिकल फार्मिंग कब आए, तो आप ये पॉइंट बता सकते हो। लेकिन दोस्तों, जब हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति के कुछ फायदे भी हमने इंडिया में पाए, जैसे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, हमारा फूड सिक्योरिटी बढ़ गया, हमारा यील्ड भी बढ़ा, हमारा जो कुछ पॉवर्टी गरीबी इंडिया का था वो भी हट गया और ये जो कंपनीज आए उनके बदौलत कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हुआ। ये जो बेनिफिट्स थे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमें बेनिफिट्स मिला। लेकिन एक ग्रीन रिवॉल्यूशन में जैसे मैंने बताया, तरह तरह के केमिकल्स भी आए, तरह तरह के हाइब्रिड सीड्स भी आए, तरह तरह के फर्टिलाइजर भी इंडिया में आ गए। इसकी बदौलत क्या हुआ, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी इंडिया में हमको सहना पड़ा। तरह-तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट आप आज देखते हो, जो केमिकल फार्मिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट है, वही ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिल रहा है। लेकिन ये क्या बताता है दोस्तों, केमिकल की वजह से जो कुछ डिसएडवांटेज होते हैं या केमिकल फर्टिलाइजर की बदौलत हमें क्या-क्या नुकसान होते हैं, तो सबसे पहला नुकसान होता है हमारी मदरलैंड को। क्या होता है, जितने भी हमारी सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी थी, वो आज गायब हो चुकी है। जब तक हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करते, तब तक हमारी फार्मिंग आज हो नहीं रही। क्यों? क्योंकि हमने उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को पूरा का पूरा बदल दिया है। जो हमारा बेस था ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसको हटाकर हमने टेम्परेरी सॉल्यूशन डालकर केमिकल फर्टिलाइजर का हमारी खेती को आदत लगा दिया। इसकी बदौलत क्या हुआ, जितने भी उसकी नेचुरल एबिलिटी थी फर्टिलिटी प्रोवाइड करने की, वो पूरी की पूरी नेचुरल एबिलिटी उसकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और क्या हुआ, सॉइल में आप देखते हो अभी एसिडिक कंडीशन और सैलिनिटी कंडीशन, ये जो प्रमाण है वो बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है, हमारे सॉइल का जो लेयर है वो दिन बर दिन कॉम्पैक्ट बन रहा है। क्यों हो रहा है? ये जो केमिकल फर्टिलाइजर रहते हैं, इनमें फिलर मटेरियल भी ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। आप सबको बेस्ट एग्जांपल मालूम है यूरिया का, जिसमें 46% नाइट्रोजन रहता है, लेकिन 54% का सिर्फ फिलर मटेरियल उसमें रहता है। ये फिलर मटेरियल की ये फिलर मटेरियल कहाँ पे जाता है? आपकी सॉइल में जाता है। भारत में या ये पूरे दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी बनी नहीं जो कि आपके जो सॉइल में फिलर मटेरियल है वो बाहर निकल से। आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी बनी नहीं। ये फिलर मटेरियल क्या करता है, आपके सॉइल में वैसे ही प्रेजेंट रहता है। दिन भर दिन ये फिलर मटेरियल बढ़ता जाता है, उसकी बदौलत क्या होता है, आपका सॉइल का जो लेयर है वो दिन ब दिन कड़क बनता जा रहा है, हार्ड बनता जा रहा है। इसका ड्रॉबैक क्या है, तो आपके जितने भी सॉइल, आपके क्रॉप के जितने भी रूट्स है, वो सॉइल में पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं हो पा रहे, और रूट पेनिट्रेशन ना होने की बदौलत जितना भी क्रॉप का फूड है, वो क्रॉप अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो इतना बुरा इफेक्ट, इतना बुरा कंडीशन हमारे केमिकल फार्मिंग की वजह से हो चुका है। और क्या हो रहा है, जो कि हमारा जो कि फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काउंट भी वहां पे बहुत घटा है। और क्या हुआ है, तरह तरह का पोल्यूशन, मतलब आप सबको मालूम है बहुत सारी जगह पे अभी धूल मिट्टी का प्रमाण सिटी एरियाज में बढ़ रहा है, सॉइल इवेपोरेशन हो रहा है। ये इसका कारण भी वहां पे केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा होना, ये वन ऑफ द रीजन है। और क्या हो रहा है, हमारी जो कि फूड क्वालिटी वो भी डिक्रीज हो रही है। तरह तरह की केमिकल की वजह से क्या हो रहा है, हम तरह-तरह के केमिकल्स हमारे बॉडी में जाता है, उसकी बदौलत हमारे बॉडी में तरह-तरह के डिसीज़ हो या कैंसर जैसी बीमारीज़ हो, उसका प्रमाण क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम हमारे जो कि फूड क्वालिटी है, वो दिन बर दिन घटती जा रही है। इसकी वजह नए-नए डिसीज़ हमारे इंडिया में हो या हमारे पूरे जीवन चक्र में वहाँ पे बढ़ रहे हैं। ये जो रहा केमिकल फार्मिंग के ड्रॉबैक्स। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा परिणाम अगर किस पे होता है, तो होता है सॉइल के ऊपर। ये जो सॉइल होती है, यही आपके क्रॉप को, यही आपके फार्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। आपके फार्म में अगर जैसे हम गेहूँ रोटी खाते हैं, ये हमारा फूड है, ह्यूमन का फूड है, लेकिन
क्रॉप का फूड क्या है? क्रॉप का फूड रहता है तरह-तरह के न्यूट्रिएंट्स, तरह-तरह के तरह-तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट, तरह-तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट एक क्रॉप का फूड है, लेकिन ये फूड कहाँ से आता है? तो सॉइल से आता है और सबसे ज़्यादा बैड अगर केमिकल फार्मिंग का कहा आता है, तो वो सॉइल के ऊपर आता है। तो दोस्तों, आप केमिकल फार्मिंग का टेम्परेरी सॉल्यूशन देखते हो, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म जो सॉल्यूशन है, वो लॉन्ग टर्म सॉइल को जिसकी बदौलत आपका नेक्स्ट जनरेशन खेती करने वाला है, उस खेती को ही आप दिन भर के फार्मर की बदौलत नष्ट करते जाते हो। लेकिन दोस्तों आप आपसे आपके पूर्वजों को पूछो आपकी खेती कैसी थी, लेकिन आज की कंडीशन क्या है? आने वाली जनरेशन खेती कर पाएगी कि नहीं, ये गारंटी आप आज हम दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारी जो उपजाऊ ज़मीन थी, वो उपजाऊ नहीं रही। हमारी ज़मीन में जितनी भी फर्टिलिटी एबिलिटी थी, वो आज नहीं रही। तो सबसे ज़्यादा बैड इम्पैक्ट किसके ऊपर आया? तो हमारे सॉइल के ऊपर। तो इसको अगर हम ठीक करते हैं, तो हम आने वाली जनरेशन को खेती में कन्वर्ट कर सकते हैं, आने वाले जनरेशन को खेती में उसका उपयोग करके उनका जीवन चक्र पूरा करने की ताकत हम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मदरलैंड अच्छी नहीं तो आपकी खेती बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इस खेती को अगर कन्वर्ट करना है तो हमारा वन ऑफ द सॉल्यूशन है बायो फर्टिलाइज़र। जैविक जैविक खाद का हमें इस्तेमाल करना आना ज़रूरी है। कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि डायरेक्ट आप इस मशीन में डालो, इस मशीन में वर्टिकल फार्मिंग की ज़मीन डालो और बाद में वो आपको प्योर ऑर्गेनिक आपकी ओरिजिनल मिट्टी लाके दे ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बना। लेकिन बायो फर्टिलाइज़र का अगर आप दिन बर दिन वो आप यूज़ करते हो, तो आप आपकी जितनी भी खेती की बैड कंडीशन हुई है, उस बैड कंडीशन को अच्छी कंडीशन में कन्वर्ट करने का काम 101% कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? तो बायो फर्टिलाइज़र के बेनिफिट क्या है? तो आपके सॉइल में जितना भी स्ट्रक्चर है, हार्ड पैन है, उसको अगर बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसमें किसी भी प्रकार के हार्मफुल केमिकल का हम इस्तेमाल नहीं करते। ये जो प्रोडक्ट रहते हैं के पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब पूरे एनवायरनमेंट की क्योर करने वाले प्रोडक्ट रहते हैं। इससे बदौलत किसी भी प्रकार के टॉक्सिक केमिकल नहीं होते, जितने भी हमारा उत्पाद रहता है उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, उसका टेस्ट अच्छा रहता है, इसको कम से कम खर्चा लगता है और कम से कम का काम ये जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं वो करते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जितने हम बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, उतनी अच्छी हमारी सॉइल की कंडीशन रहने वाली, उतनी अच्छी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमें केमिकल इस्तेमाल बंद करके बायो फर्टिलाइज़र के ऊपर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। अगर शिफ्ट नहीं होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन हमारी खेती नहीं कर पाएगी। तो बायो फर्टिलाइज़र एक वन ऑफ द सॉल्यूशन है हमारे सॉइल को रिकवर करने के। हमने जो सॉइल है, उस सॉइल में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उस प्रॉब्लम के ऊपर हमारे नेटसप ने या बायोफिट ब्रांड ने आपको सॉल्यूशन क्या दिए। तो सबसे पहले आते हैं हमारे सॉइल पर। सॉइल का अगर हम देखते हैं, सॉइल का अगर जो क्रॉप का फूड होता है, वो क्या होता है? तरह-तरह के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन होता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में, जो कि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन द सॉइल। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट का क्लास होता है जो निसर्ग में या एयर में या वाटर में वो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो अलग होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और निसर्ग में पाए जाते हैं। लेकिन सॉइल में कौन से पाए जाते हैं? तो मेजर न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या बताते हैं? मेजर मतलब क्या? वो ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये मेजर क्यों इसका क्लास अलग क्यों किया है? क्योंकि ये चाहिए ही चाहिए होते। अगर इनमें से किसी भी एक की कमतरता हुई, इनमें से किसी भी एक की एब्सेंटी हुई, तो आप आपकी खेती अच्छी नहीं कर पाओगे, आपका उत्पाद घटने ही वाला है। इसके लिए इसका क्लास क्या किया है? मेजर न्यूट्रिएंट। दूसरे होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। ये क्या होते हैं? अगर इनमें से कोई भी एब्सेंट रहा, आपको कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी सिम्पटम दिखाया, वो नहीं भी हुआ तो भी चलता है, लेकिन आपको उत्पाद थोड़ा बहुत घटने वाला है, तो इसको सेकेंडरी कैटेगरी में रखा है। और तीसरा कैटेगरी होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट कम मात्रा में लगते हैं, उनके एब्सेंस में भी कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी सिम्पटम दिखते हैं, लेकिन उत्पाद में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो मेजर रहता है, वो होने ही अलग है। आप किसी को भी पूछ सकते हो, किसी भी एग्रीकल्चर को कंसल्टेंट को या कुछ जिसको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मालूम है उसको पूछो, क्लासिफिकेशन इसका अलग क्यों किया है? क्योंकि इसमें से अगर मेरे क्रॉप में नाइट्रोजन ही नहीं हुआ,
अगर मेरे फील्ड में, मेरे सॉइल में नाइट्रोजन ही नहीं है, तो मेरे क्रॉप की हाइट भी बढ़ने नहीं वाली, मेरे क्रॉप का ग्रीन कलर भी नहीं आने वाला, और ग्रीन कलर नहीं आने वाला तो मेरे क्रॉप में जो कुछ फ्रूट प्रोडक्शन होने वाला है वो होने वाला नहीं है। सेम रोल फास्फोरस में जो अलग रोल है, पोटैश में अलग रोल है, वो क्या है मैं आने वाले स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो ये जो न्यूट्रिएंट है वो चाहिए ही चाहिए होते हैं। वो कहाँ पे मिल जाते हैं? हमें सॉइल में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो सॉइल में है, अगर आप देखते हो कभी कभी ये न्यूट्रिएंट, जैसे हमारे ह्यूमन में कुछ भी एबनॉर्मल कंडीशन होता है, एज अ ह्यूमन मेरे में कुछ एबनॉर्मल कंडीशन आई, तो मेरा शरीर कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाता है। क्या सिम्टम्स दिखाता है? कभी कभी सपोज मुझे फीवर आता है, करेक्ट ना? कभी-कभी मुझे हेडेक होता है। ये क्या है? ये सिम्पटम्स है। ये सिम्पटम्स क्या बताते हैं? मेरे शरीर में किस ना किस चीज़ का एब्नॉर्मलिटी आ रहा है, किस ना चीज़ की कमी हो रही है। ये सिम्पटम बताते हैं। उसी तरह क्रॉप में भी कुछ ना कुछ सिम्पटम्स होते हैं। जैसे कि अगर नाइट्रोजन का सिम्पटम्स रहा, तो नाइट्रोजन का सिम्पटम क्या है? तो आपके क्रॉप की हाइट कम रहती है, करेक्ट ना? आपके क्रॉप में ग्रीन कलर नहीं आता। उसी तरह फास्फोरस का सिम्पटम्स क्या है? तो फास्फोरस ना होने की वजह से आपके रूट की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती, आपका स्टेम पतला हो जाता है। ये क्या बताता है? मेरे क्रॉप में फास्फोरस कम है, मेरे क्रॉप में नाइट्रोजन कम है, मेरे क्रॉप में पोटैश कम है। ये क्रॉप बताता है, लेकिन वो आइडेंटिफाई होना ज़रूरी होता है। ये आपको कुछ किसी भी प्रकार के ट्रेनिंग में, किसी भी प्रकार के हमें सीखने को नहीं मिलेगा। ये कहाँ पे सीखने को मिलेगा? आपको ऑन फील्ड सीखने वाली चीज़ है। आप जितना ज़्यादा आपका फील्ड का एक्सपोज़र करोगे, आपको इमीडिएट ये चीज़ें पता चल जाएगी। इसके लिए आपका फील्ड का एक्सपीरियंस, फील्ड का एक्सपोज़र होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे क्रॉप में एक एक आसान चीज़ मैं बताता हूँ, अगर मेरे क्रॉप में नाइट्रोजन की कमी रहती है, तो इस प्रकार के सिम्पटम्स उस नाइट्रोजन में दिखते हैं। अगर मेरे क्रॉप में फास्फोरस की कमी है, तो मेरा पत्ता क्या करेगा? मेरे पत्ते में जो कुछ बॉर्डर है, वो बॉर्डर पर्पल कलर की बन जाएगी। तो आपका क्रॉप ही बताता है, मेरे में अभी फास्फोरस आना ज़रूरी है, मुझे फास्फोरस की ज़रूरत होती है। उसी तरह पोटैश का सिम्पटम्स क्रॉप बताता है। ये सिम्पटम्स आपको आइडेंटिफाई करना आना ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन का भी ये सिम्पटम है, पोटैश का भी ये और फास्फोरस का भी सिम्पटम मैंने बता दिए हैं। ये आपका फील्ड एक्सपीरियंस आपको बता देगा। तीसरी चीज़, नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी होता है? नाइट्रोजन ही इतना क्यों लगता है? तो नाइट्रोजन के मेजर 3 रोल है। सबसे पहला रोल क्या है? नाइट्रोजन आपके क्रॉप में क्लोरोफिल का इंड्यूस करने का काम, क्लोरोफिल बढ़ाने का काम करता है। अगर ये क्लोरोफिल नहीं रहा, तो आपके क्रॉप में ग्रीन कलर नहीं आता। ग्रीन कलर का मतलब ही क्लोरोफिल रहता है। आपको स्कूल में आपको आपके कॉलेज में हो या स्कूल में हो, बचपन में ही पढ़ाया जाता है कि जैसे हमारे ह्यूमन का फूड एयर होता है, वैसे ही हमारे क्रॉप का भी फूड होता है। और क्रॉप फूड कैसे पैदा करता है? तो उसकी सनलाइट को अब्सॉर्ब करके, हमारे जो कि सूर्य किरण है उसको अब्सॉर्ब करके, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करके और पानी को अब्सॉर्ब करके क्रॉप उसका फूड बनाता है। ये हमें स्कूल में ही सिखाया गया है। लेकिन ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल बढ़ाने का काम अगर कौन सा घटक करता है, कौन सा न्यूट्रिएंट करता है, वो होता है नाइट्रोजन। और क्या करता है? नाइट्रोजन आपके क्रॉप में प्लांट टिश्यू को एनहांस करने का, साइज एंड शेप रेगुलेट, प्लांट की जो साइज एंड शेप है वो रेगुलेट करने का काम ये हमारे नाइट्रोजन के माध्यम से होता है। प्लांट की हाइट को अगर कौन रेगुलेट करता है? वो नाइट्रोजन रेगुलेट करता है। और क्या करता है? आपके ग्रेन्स में हो या आपके फ्रूट में हो, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है वो कौन करता है? तो नाइट्रोजन करता है। और क्या है? रूट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम नाइट्रोजन करता है। ये तरह-तरह के रोल किसके? नाइट्रोजन के हैं। तो इसकी वजह से ही हम जितने भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर किस न्यूट्रिएंट का यूज़ होता है, तो वो नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि मेजर रोल वो नाइट्रोजन का रहता है, तो इसलिए नाइट्रोजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर इस नाइट्रोजन में देखा जाए, तो आप बोलोगे इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करें? तो ये जो फ़ायदे मैंने बताए, वो नाइट्रोजन के फ़ायदे, लेकिन इसका हम एज़ अ नेटसर्फ के डायरेक्ट सेलर, एज़ अ नेटसर्फ के रिटेलर्स हम इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो दोस्तों, आपको बेसिक ये नाइट्रोजन के बेनिफिट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो या नोट डाउन करके रखो। ये बेसिक सिम्पटम्स आपको या बेसिक नाइट्रोजन के बेनिफिट आपको मालूम होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपको उसको कन्वर्ट करना है। केमिकल फार्मिंग से लेके ऑर्गेनिक फार्मिंग है। हमारे पास सॉल्यूशन है क्या? 100% हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन बताने का तरीका हमें आना ज़रूरी है। वो क्या होता है? देखो दोस्तों, हमारे पूरे मदरलैंड में 78% डाइनाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या है? 78% डाइनाइट्रोजन ऑलरेडी
प्रेजेंट है, लेकिन जो जिस फॉर्म में क्रॉप को लगता है उस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसको एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। हम गेहूं करते हैं, गेहूं वैसे के वैसे खाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। पहले क्या करते हैं? गेहूं हार्वेस्ट करने के बाद उसको चक्की में पीसने के बाद उसका रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद उसको सेकने के बाद हम खाते हैं। मतलब क्या? ये रॉ गेहूं रहता है और ये रोटी रहती है। हम खाते किसको है? रोटी को खाते हैं, हम गेहूं को डायरेक्टली नहीं खाते। उसी तरह पूरे धरती में 78% नाइट्रोजन है, वो गेहूं के फॉर्म में रॉ नाइट्रोजन है, लेकिन क्रॉप को रोटी के फॉर्म में लगता है और रोटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। क्योंकि हमारे धरती में अगर 78% नाइट्रोजन है तो हमें बाहर का नाइट्रोजन लेने की जरूरत नहीं। अगर हम इस 78% नाइट्रोजन को क्रॉप को लगने वाले नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हमारे पास है वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री, हमारा बायोफिट का यन। एक क्या काम करता है? जितना भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, रॉ नाइट्रोजन को लिख लो, जितने भी धरती में रॉ नाइट्रोजन है और रॉ नाइट्रोजन को क्रॉप को लगने वाले नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम हमारा बायोफिट यन काम करता है। इसका केमिकल, इसका हमारा कंटेंट अगर हम देखते हैं तो इसमें हमने अजर्टोबैक्टर की स्पेसीज का इस्तेमाल किया है। ये अजर्टोबैक्टर क्या करता है? उसकी नैसर्गिक जीवन चक्र में वो क्या करता है? ये जो रॉ नाइट्रोजन है वो रॉ नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का काम, ये रॉ नाइट्रोजन का कन्वर्जन क्रॉप को लगने वाले नाइट्रेट में कन्वर्जन करने का काम ये अजर्टोबैक्टर करता है। तो इसकी बदौलत क्या होता है? पूरे के पूरा नैसर्गिक नैसर्गिक क्रिया से, नैसर्गिक प्रक्रिया से बना हुआ नाइट्रोजन हम हमारे क्रॉप को दे सकते हैं। ये होता है बायो फर्टिलाइजर, ये होती है बायो फर्टिलाइजर की ताकत, ये होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की ताकत। लेकिन ये ताकत आपको मालूम होना जरूरी है, ये आपको बताने आनी चाहिए। तो दोस्तों अगर इस थोड़ी टेक्निकल बात करते हैं तो अजर्टोबैक्टर स्पीसीज जो है, हमने उसका सीएफयू जो होता है, सीएफयू मतलब क्या? 1 ml अगर मैं ड्रॉप लेता हूं तो 1 ml में 1 × 10⁻10, 1 × 10⁻10 नंबर ऑफ बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसका काउंट हमने सेफर साइड पे 1 × 10⁻10 देखा है, लेकिन अगर इसको आप लैब में टेस्ट करने जाओगे तो 100% इसका काउंट 1 × 10⁻12 के ऊपर ही आता है, 1 × 10⁻12 के ऊपर ही आता है। लेकिन सेफर साइड देना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्या किया? 1 × 10⁻10 ही दिया है। ये लाइव बैक्टीरिया रहते हैं, ये क्या करते हैं? उसके जीवन चक्र में नाइट्रोजन का कन्वर्जन, डाइनाइट्रोजन का कन्वर्जन नाइट्रोजन में करने का काम करते हैं। तो उसकी बदौलत क्या फायदा होता है? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम ये करते हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ टिलर्स एंड शूट्स, आपके क्रॉप में जितने भी नंबर ऑफ टिलर्स है, टिलर्स मतलब क्या? ब्रांचेस होगी या शूट्स होगी, ये बढ़ाने का काम ये नाइट्रोजन का होता है। और क्या होता है? आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम और केमिकल उत्पाद का खर्चा, केमिकल का खर्चा कम करने का काम ये बायोफिट का प्रोडक्ट करता है। और क्या काम करता है? हमारे क्रॉप में जितने भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स ऐड न्यूट्रिएंट इनटू सॉइल, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करने का काम भी ये प्रोडक्ट करता है। तो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है आपके खेती में फर्टिलाइजर का प्रोवाइड करने का। आपको बाहर का फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं, आपके खेती में ऑलरेडी फर्टिलाइजर है। उस फर्टिलाइजर को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला प्रोडक्ट आपको चाहिए, और नेटसप के माध्यम से हमने आपको प्रोडक्ट ऑलरेडी दे दिया है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल कैसा करना है हमें? तो इसका इस्तेमाल हमने 1 लीटर ऑफ बायोफिट यन पर एकड़ लैंड के लिए हमने इसका इस्तेमाल करना है। 1 लीटर बायोफिट यन को लेना है, पानी में डिजोल्व करके आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हो, फ्लड इरिगेशन के माध्यम में से ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा बायोफिटियन नाम का प्रोडक्ट है। ओके, सेकंड थिंग, सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं। हमारा बायोफिट यन जैसा है उसी तरह निसर्ग में फास्फोरस की भी जरूरत होती है। फास्फोरस का रोल क्या होता है दोस्तों? तो फास्फोरस का रोल मेजर होता है रूट डेवलपमेंट का। रूट डेवलप अच्छा होंगे तब जाके आपका क्रॉप न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर पाएगा। अगर रूट ही कमजोर हुए तो आप न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर नहीं पाएंगे। तो फास्फोरस बहुत जरूरी होता है। और क्या करता है? स्टेम और स्टॉक की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों जैसे हमें मालूम है, हमारे
ह्यूमन बॉडी में स्ट्रेंथ कौन पड़ता है, हमारी हड्डियां हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। उसी तरह क्रॉप में अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपकी क्रॉप की अगर आपको ताकत बढ़ानी है, तो ताकत बढ़ाने का काम अगर कौन सा न्यूट्रिएंट करता है तो वो होता है फास्फोरस। रूट को डेवलप करता है क्या 100%, लेकिन स्ट्रेंथ को भी प्रोवाइड करने का काम वो करता है। और क्या करता है, फ्लावर फॉर्मेशन का एंड सीड प्रोडक्शन का काम। इसका मतलब क्या, आपके क्रॉप में फ्लावर, अगर जो आपके क्रॉप में फूल लगते हैं, तो फूल क्यों लगते हैं, उसका उसका रीजन क्या है, तो आपके क्रॉप में फास्फोरस जो कंटेंट है, वो फास्फोरस कंटेंट अगर अच्छा हुआ तो आपके क्रॉप में ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग होने वाली है, और जितनी ज्यादा फ्लावरिंग रहेंगी उतना ज्यादा फल लगेंगे, और जितने ज्यादा फल लगेंगे उतना ज्यादा आपका उत्पाद आने वाला है। तो अगर इसको कौन सा न्यूट्रिएंट कंट्रोल करता है, तो वो होता है फास्फोरस नाम का। और क्या करता है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन रहता है, उस तरह फास्फोरस फिक्सेशन रहता है, क्रॉप की क्वालिटी को अच्छा करने का काम करता है। प्लांट का जो डिसीज रेजिस्टेंट इनबिल्ट तैयार होता है ना, आपको मालूम है हर एक आदमी की इम्यूनिटी अलग होती है, तो उसी प्रकार हर एक क्रॉप की भी इम्यूनिटी अलग होती है। ये इम्यूनिटी को मतलब, इम्यूनिटी मतलब क्या, अगर कोई डिसीज आता है, उस डिसीज को अपोज करने का काम, उस डिसीज को रेजिस्ट करने का काम उस क्रॉप में इनबिल्ट रहता है, इनबिल्ट सिस्टम रहती है। और उस इनबिल्ट सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है, तो फास्फोरस रेगुलेट करता है। ये दोस्तों ये रोल रहे फास्फोरस के। ये फास्फोरस के रोल हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं। जैसे नाइट्रोजन निसर्ग में ऑलरेडी पाया जाता है, उसी तरह फास्फोरस भी ऑलरेडी नैसर्गिक निसर्ग में पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है। सिर्फ वो, जैसे सेम नाइट्रोजन का जैसे मैंने एग्जांपल दिया गेहूं का, उसी तरह फास्फोरस, रॉ फास्फोरस हमारे सॉइल में रहता है, रॉ फास्फोरस हमारे नेचर में रहता है। सिर्फ वो क्रॉप को जो फॉर्म लगता है, उस क्रॉप को लगने वाले फॉर्म में नहीं रहता। तो दोस्तों ये रहता है फास्फोरस का रोल। ओ फास्फोरस को अगर अगर हमें कन्वर्ट करना है, रॉ फास्फोरस को क्रॉप में लगने वाले फास्फोरस को अगर कन्वर्ट करना है, तो हमें कुछ प्रोडक्ट चाहिए, और उस प्रोडक्ट का नाम है फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, बायोफिट पी। ये क्या करता है, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये काम क्या करता है, इसका काम क्या है, निसर्ग में पाए जाने फास्फोरस का, निसर्ग में पाए जाने वाले जो रॉ फास्फोरस है, और रॉ फास्फोरस का क्रॉप को लगने वाले फास्फोरस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हमारा बायोफिट पी वाला प्रोडक्ट काम करता है। इसका सीएफ अगर देखते हैं तो 1 × 10⁻10⁸ 8 ना 1 × 10⁸8 ml उसका सीयू है। और उसका अगर बेनिफिट देखते हैं, तो ये बेनिफिट क्या करता है, तो सबसे पहले सोलुबलाइजिंग insoluble फॉस्फेट इनटू फॉर इजी अपटेक बाय द क्रॉप, निसर्ग में पाए जाने वाले रॉ फास्फोरस का कन्वर्ट करने का काम ये प्रोडक्ट करता है। उसका और एक बेनिफिट क्या है, तो आपके फार्म में अगर आप देखते हो, फर्टिलाइजर कैटेगरी में देखते हो, तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का और पोटेश फर्टिलाइजर का कॉस्ट बहुत होता है। आप अगर कंपेयर करते हो, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर कम प्राइस में आते हैं, लेकिन अगर आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर खरीदने जाओ, पोटेश वाले फर्टिलाइजर या फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर आप खरीदने चाहते हो, तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कम से कम खर्च में आपको अगर ये कन्वर्ट करने वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कम से कम 25 से 40% आपके खर्चे में कम गिरावट आने वाली है। मतलब क्या, कम से कम 25 से 40% फायदा आपको यहाँ पे होने वाला है। तो आपका केमिकल का खर्चा 25 से 40% कम होने वाला है इस फॉस्फेटिक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया अगर आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। और क्या करता है, आपकी सॉइल में फर्टिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, न्यूट्रिएंट देने का काम करता है, प्रोलिफरेशन करने का काम ये प्रोडक्ट करता है। तो तरह तरह के बेनिफिट, फास्फोरस के जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट प्रोवाइड करने का काम कौन सा प्रोडक्ट करता है, तो हमारा बायोफिट पी वाला प्रोडक्ट यहाँ पे करता है। सेम जैसे नाइट्रोजन कन्वर्ट करने का काम बायोफिट एन करता है, उसी तरह फास्फोरस को कन्वर्ट करने का काम करता है तो बायोफिट पी। और अच्छे रिजल्ट हमें इस प्रोडक्ट के माध्यम से मिलते आ रहे हैं, और आगे जाके भी 100% मिलने वाले। सेम जैसे मैंने फास्फोरस का बताया, उसी तरह नाइट्रोजन का बताया, उसी तरह प्लांट में पोटेशियम की भी जरूरत होती है। पोटेशियम क्या करता है, तो पोटेशियम की ये रहे बेनिफिट, ये क्या करते हैं, इंक्रीज रूट ग्रोथ एंड इंप्रूव ड्रॉट रेजिस्टेंस, रूट ग्रोथ को इंप्रूवमेंट कर लाते हैं, और जितने भी सूखे कंडीशन हो, उस सूखी कंडीशन को अपोज करने का काम कौन सा न्यूट्रिएंट करता है, तो पोटेशियम न्यूट्रिएंट करता है। और क्या करता है, क्रॉप की जो मेंटेन टर्गर होता है, रिड्यूस वाटर लॉस और विल्टिंग कंडीशन, इसका मतलब क्या है, क्रॉप में जो ड्रॉट आता है, ड्रॉट क्यों आता है, सूखे में मेजर लॉस क्या होता है,
क्रॉप की वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, करेक्ट ना। सूखे में क्या होता है, क्रॉप को पानी ज्यादा लगता है, पानी कम अगर पड़ा तो आपका क्रॉप सूखता है, आपका क्रॉप डेड हो जाता है। लेकिन अगर आपने सही मात्रा में पोटेशियम का इस्तेमाल किया होगा तो आपके क्रॉप में वो पानी को पकड़ के रखने की क्षमता इनबिल्ट होती है, वो इनबिल्ट होने वाली क्षमता बढ़ने वाली है। कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा खेती आप कर सकते हो। एक और रेगुलेट करता है तो वो पोटेशियम रेगुलेट करता है। और क्या कर रेगुलेट करता है, तो प्लांट में जैसा ह्यूमन में जैसा रेस्पिरेशन चलता है उसी तरह प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने वाला न्यूट्रिएंट होता है वो पोटेशियम होता है। और क्या होता है, ग्रेनरी स्टार्च। स्टार्च मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट, मतलब उसका जो कार्बोहाइड्रेट फूड प्रोडक्शन का इंक्रीज करने वाला, अगर शुगर बढ़ाने वाला अगर कंटेंट कौन सा होता है तो वो पोटेशियम रहता है। और क्या करता है, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाता है, बिल्ड सेल्यूलोज एंड लॉजिंग। ये जो टेक्निकल चीज है वो टेक्निकल चीजें को बढ़ाने, सेल्यूलोज ये आपके क्रॉप में तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि आप में स्टार्च स्टार्च और इसका अलग अलग मीनिंग होते हैं। फ्रुक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, उसी तरह सेल्यूलोज होता है, ग्लाइकोलोज होता है, उसी तरह अलग अलग कंटेंट को बढ़ाने का काम ये प्रोडक्ट यहाँ पे करता है। तो मेजर ध्यान में रखना, जिस तरह नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उसी तरह पोटेशियम भी ज्यादा मात्रा में लगता है। उसका रोल क्या होता है, ये पोटेशियम का रोल। लेकिन ये पोटेशियम को कन्वर्ट, निसर्ग में ऑलरेडी पोटेशियम पाया जाता है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ निसर्ग में पाया जाता है दोस्तों, अगर आप सॉइल रिपोर्ट टेस्ट करते हो तो सॉइल रिपोर्ट टेस्ट करने आप किस चीज का करते हो, मेरे खेत में ऑलरेडी नाइट्रोजन कितना है, मेरे खेत में ऑलरेडी फास्फोरस कितना है, मेरे खेत में ऑलरेडी पोटेश कितना है, ऑलरेडी आपको मालूम है आपके खेत में है, लेकिन अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता। निसर्ग में ऑलरेडी प्रेजेंट है, नेचर ने आपको दिया हुआ है, लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। आपको बस क्या करना है, निसर्ग में पाए जाने वाले नाइट्रोजन नाइट्रोजन को, निसर्ग में पाए जाने वाले फास्फोरस को, पोटेश को क्रॉप को लगने वाले पोटेश में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। और वो काम कौन करेगा, हमारा नेटसप का बायोफिट के प्रोडक्ट एनपी और के। सेम इसमें पोटेश सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल हमने किया है। इसका सीएफयू अगर देखा जाए 1 × 10⁸ पर एमएल इसका सीएफयू। ये काम क्या करता है, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल में आपके ईल्ड का 15 से 20% ईल्ड को बढ़ाने वाला काम करता है। दोस्तों मैंने जैसे कहा कि आपके क्रॉप में ये जो पोटेश क्या करता है, स्टार्च को रेगुलेट करता है, सेल्यूलोज को रेगुलेट करता है। ये जो कंटेंट रहते हैं एक क्रॉप के फ्रूट फ्रूट हो या ग्रेन्स हो, इस चीजों में ज्यादा होते हैं। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल गेहूं हो, गेहूं में स्टार्च ज्यादा लगता है। अगर मैं कुछ फ्रूट फ्रूट लेता हूँ तो फ्रूट में शुगर अच्छी होनी जरूरी होती है। तो फ्रूट में शुगर हो या गेहूं में स्टार्च हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये जो चीजें को बढ़ाने का अगर कौन सा न्यूट्रिएंट करता है तो बायोफिट इसका इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो ये जो कंटेंट है ये कंटेंट को बढ़ाने का काम पोटैश करता है। और जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल आप हार्वेस्टिंग स्टेज में करोगे उतना ज्यादा उत्पाद आपको बढ़ने वाला है। कम से कम 15 से 20% 100% आपका उत्पाद वहां पे बढ़ने ही वाला है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फ्रूट एंड ग्रेस, जैसे मैंने बताया इस एंड वाले हार्वेस्टिंग टाइम में इन चीजों की जरूरत ज्यादा होती है। तो इन टाइम में इस टाइम में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपकी फ्रूट की क्वालिटी हुई, आपके उत्पाद की क्वालिटी 100% बढ़ने ही वाली है। आपको क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और आपका जो कुछ शुगर कंटेंट है, आपके फ्रूट की जो साइज है वो रेगुलेट करने का काम पोटैश यहाँ पे करता है। अगर बायोफिट के का इस्तेमाल आप इस टाइम में करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इसके मिलने वाला है। कितना इस्तेमाल करना है दोस्तों, सेम जैसे नाइट्रोजन पे फॉस्फोरस पोटैश का था उसी तरह 1 लीटर ऑफ बायोफिट के पर 1 एकड़ ऑफ लैंड आप इसका ड्रेंचिंग कर सकते हो, पानी के साथ दे सकते हो और फ्लडिंग वाटर के साथ भी दे सकते हो। 1 एकड़ के लिए हमें कितना लगता है, 1 लीटर ऑफ बायोफिट एनपीके, एक एक लीटर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा दोस्तों बायोफिट का शेड, सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। इसके नाम में ही है सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। सॉइल मतलब क्या, मिट्टी, हेल्थ मतलब क्या, उसका जीवन चक्र, उसको सुधार आना चाहिए। इनहांसमेंट मतलब क्या, बढ़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी मतलब क्या, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हमारी जो मिट्टी है
उसमें एनहांसमेंट आनी चाहिए, उस मिट्टी की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए अगर मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट है तो सिर्फ और सिर्फ शेत नाम का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट क्या है, तो ये बैक्टीरियल बेस हमने प्रोडक्ट आपको दिया है। ये टाइम टू टाइम आपके क्रॉप में तरह तरह के बैक्टीरिया, तरह तरह के स्पोर्स को सिक्रीट करने का काम करता है। ये जो सिक्रीशन की बदौलत क्या होता है, तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काउंट आपके सॉइल में बढ़ता है। ये प्रोडक्ट आपके क्रॉप के लिए एक पीजीआर की फैक्ट्री का काम करने वाला है। क्या काम करने वाला है, आपके क्रॉप में जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, वो रेगुलेटर्स की फैक्ट्री का काम ये प्रोडक्ट करने वाला है। ये प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट है आपके सॉइल में जितने भी बैड कंडीशन आती है, क्यों आती है, तो आपने केमिकल का इस्तेमाल किया है। उसको अगर आपको रिवर्स करना है तो आपके सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जितने भी प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज में सुधार आना जरूरी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं देखता हूं तो मेरी क्रॉप में अगर मुझे फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सी चीजें आती है, तो इट इम्प्रूव्स रूट प्रोलिफरेशन, इंक्रीज मूवमेंट ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल एरिएशन और सॉइल वाटर रिटेंशन। इसका मतलब क्या होता है, मेरे मिट्टी में मेरे क्रॉप के रूट अच्छी तरह से जाने चाहिए। इसका मतलब क्या, आपके जितने भी क्रॉप के रूट है वो इजीली आपके सॉइल में पेनिट्रेट होना जरूरी है। जितने अच्छे रूट पेनिट्रेट होंगे, उतना अच्छा न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन आपका क्रॉप करने वाला है। उसके लिए आपकी सॉइल अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको सॉइल अच्छी करनी है तो आपको इस बायोफिट के शेड का इस्तेमाल करना जरूरी है। और क्या फायदा, इसमें सॉइल एरेशन बढ़ता है। सॉइल एरेशन मतलब क्या, हमारे मराठी में हम इसको माती क्या, जमिनीचा भुसभुशीतपणा बोलते हैं। करेक्ट ना बेनकर सर? आप इसका, बेनकर सर अच्छी तरह से म्यूट है, म्यूट है। बेनकर सर आप म्यूट हो। हम लोग उसको ढीली डाली बोलते हैं, जमीन जो ढीली डाली होती है ना, बुसबुशी मतलब ढीली हाँ, डाली हो जाती है। ढीली डाली हाँ, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है। नहीं कोई बेनकर बात नहीं। साहब हिंदी उनका अच्छा है, तो बार बार हम उससे करेक्शन करवा के ले। जैसे कि ढीली डाली जमीन हमें होना जरूरी होता है। ढीली डाली जमीन मतलब क्या, आपके सॉइल में एयर होना जरूरी होता है। जितना एयर पास अच्छा होगा, उतना ज्यादा पोर्स बढ़ेगा, और जितने ज्यादा पोर्स बढ़ेंगे, उतनी आपकी सॉइल की पानी को पकड़ के रखने की जो क्षमता है वो बढ़ने वाली है। आपके क्रॉप में अगर पानी की पकड़ने की क्षमता बढ़ गई, तो आपको कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा खेती आप कर पाओगे। उसका बेनिफिट आपको किसके मिलने वाला है, शेड प्रोडक्ट के माध्यम से वहां पे मिलने वाला है। और का क्या काम करता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जितने भी है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाने का काम, उसमें एनहांसमेंट लाने का काम ही करता है। और क्या काम करता है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, ऑर्गेनिक मैटर का जो कि डिकम्पोजिशन है, वो डिकम्पोजिशन को प्रोसेस फास्ट करने का काम करता है। और क्या काम करता है, सॉइल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी तरह तरह के ऑर्गेनिज्म सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं, तरह तरह के बेनिफिट्स आपके क्रॉप को टाइम टू टाइम देते हैं। लेकिन वो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना जरूरी होता है। वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम अगर कौन सा प्रोडक्ट करता है, तो वो आपका शेत होता है दोस्तों। आपको मालूम है, आपके सॉइल में अगर सॉइल का कंपोजिशन आप देखते हो तो 50% मिट्टी होती है, 25% पानी होता है, 25% एयर होता है। अगर इसका अच्छा बैलेंस आपको रखना है, अभी क्या हुआ है, तरह तरह के केमिकल इस्तेमाल करते 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 हमने क्या किया है, 50% मिट्टी है क्या है, लेकिन ये जो 25% वाटर है, 25% जो एयर लगता है, इसकी जगह अगर किसने लिए हुए है, तो वो फिलर मटेरियल ले लिए। तरह तरह के केमिकल फर्टिलाइजर के फिलर मटेरियल वो जगह ले लिए। इसको अगर आपको कम करना है, तो आपके क्रॉप में एयर का पोर्शन बढ़ाना पड़ेगा, आपके क्रॉप में वाटर का पोर्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये जो बढ़ाने का काम अगर कौन सा प्रोडक्ट करता है, तो वो शेत नाम का प्रोडक्ट करता है। आपके सॉइल में ढीला ढालापन, आपके सॉइल में पानी पकड़ने की क्षमता, आपके सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंड्यूस करने की क्षमता, आपके सॉइल में माइक्रो न्यूट्रिएंट अपटेक करने की क्षमता, अगर कौन सा प्रोडक्ट बढ़ाता है, तो वो शेत नाम का प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़ाता है। अगर मैं आपको बताऊं अच्छी, अगर आप कंटिन्यू 3 साल इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो, तो आपके जितने भी सॉइल की बैड कंडीशन है, वो बैड कंडीशन को अगर आपको पूरा रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने में अगर किसी मार्केट में कौन सा सोल्यूशन होगा, तो ये शेत नाम का प्रोडक्ट है।
तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिला है। इसका इस्तेमाल आप स्प्रे के लिए भी कर सकते हैं। कुछ-कुछ जगह पे इसका इस्तेमाल स्प्रे के लिए भी किया जाता है। 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर इसका इस्तेमाल स्प्रे के लिए कर सकते हो। अगर ड्रेंचिंग करना है तो 1 लीटर ऑफ शेत पर एकड़ ऑफ लैंड के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये रहा शेत प्रोडक्ट के माध्यम से। ये जो प्रोडक्ट आप अब तक मैंने बताए कौन सा बायोफिट एनपीके और शेत, ये प्रोडक्ट किसमें मेजर इस्तेमाल करने, आपको सॉइल में इस्तेमाल करने। बायोफिट एन क्या करेगा, निसर्ग में पाए जाने वाले नाइट्रोजन का क्रॉप को लगने वाले नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने वाला काम बायोफिट एन करेगा। उसी तरह पी काम करेगा, उसी तरह के काम करेगा। शेड का काम करेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में सुधार लाने का काम ये करने वाला है। दोस्तों, इन 4 प्रोडक्ट का अगर आप सही टाइम पे सही इस्तेमाल करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप केमिकल का इस्तेमाल कम करोगे, आपकी सॉइल 100% ओरिजिनल कंडीशन में आने में शुरुआत होने वाली है। तो इसलिए अगर आपको आपकी सॉइल का कंडीशन पहले जैसा करना है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है, आपकी सॉइल को रिवर्स करना है, तो इन 4 प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर इन 4 प्रोडक्ट का कंटिन्यूअसली आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी बैड कंडीशन वाली सॉइल 100% रिवर्स होगी, मतलब होगी। ये ताकत है बायोफिट की, ये ताकत है बायोफिट ब्रांड की, बायोफिट के प्रोडक्ट की। दोस्तों, अगला प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, आप सबको ऑलरेडी ये मालूम है, स्टिमरिच। अगर हमने प्रोडक्ट बेस में काम करना चालू किया, अगर हमने बायोफिट में काम करना चालू किया, हमने एग्रीकल्चर में काम करना चालू किया, किस प्रोडक्ट की बदौलत, हमारे स्टिमरिच प्रोडक्ट की बदौलत। दोस्तों, 20 साल हो चुकी है, लगातार हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। आज भी अगर आप डाटा देखते हो तो अगर किसी प्रोडक्ट का हाईएस्ट सेल है, वो होता है हमारे स्टिमरिच का। क्यों होता है? क्योंकि सबसे बढ़िया रिजल्ट, सबसे ज्यादा रिजल्ट, सबसे फार्मर को सेटिस्फेक्शन देने का काम किसी प्रोडक्ट ने किया है, वो स्टिमरिच वाला प्रोडक्ट ने किया है। क्यों किया है? ये प्रोडक्ट है इजी सेल करने वाला प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है? इजी सेल कर सकते हो, इसके बेनिफिट इजी है, रिजल्ट इमीडिएट मिलता है और सेल इजीली होता है। इसकी वजह से हमने इसका ज्यादा सेल किया है। ये प्रोडक्ट काम क्या करता है आप सबको मालूम है। इट इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ, यूनिक ब्लेंड मतलब क्या, एक अच्छा मिश्रण है। किसका मिश्रण है? हमारे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, बायोस्टिमुलेंट्स और फाइटोहॉर्मोन्स। फाइटोहॉर्मोन्स मतलब क्या, आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूंगा एग्जांपल, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में शुगर कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? इंसुलिन, करेक्ट। अगर मेन मेन में देखा जाए, मेल की स्ट्रेंथ को, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? टेस्टोस्टेरोन। वुमेन्स में ओएस्ट्रोजन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? तरह तरह की ग्रोथ स्टेज में तरह तरह के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हार्मोन्स करते हैं। स्टिमुलेंट क्या करते हैं? एक स्टिमुलस प्रोवाइड करने का काम। मतलब क्या, ये प्लांट में प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन इनका प्रेजेंट अगर सॉइल में होता है, इनका प्रेजेंट अगर उस प्रोडक्ट में होता है, इनका प्रोडक्ट अगर का इस्तेमाल अगर आप क्रॉप में करते हो, क्रॉप की जो नैसर्गिक क्रिया है, वो नैसर्गिक क्रिया को बढ़ाने का काम, उसको नैसर्गिक क्रिया को चालना देने का काम, उसको बढ़ाने का काम, चालना देने का काम, और कैटलिस्ट, इसका मतलब क्या, अगर इसका प्रेजेंट रहा तो वो आपका स्पीड और बढ़ाने वाला है, इसका एब्सेंट रहा तो आपका स्पीड कम होने वाला है। तो इसका रोल होता है बायोस्टिमुलेंट का। और हार्मोन्स का रोल क्या होता है? तरह तरह के ग्रोथ स्टेजेस में तरह तरह के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम ये प्लांट हार्मोन्स करते हैं। तो दोस्तों, हमको, आप सभी को मालूम है, इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, करेक्ट। क्रॉपिंग पैटर्न हर एक स्टेट का अलग है, हर एक रीजन का अलग है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग है। जो क्रॉपिंग पैटर्न राजकोट का है, वो क्रॉपिंग पैटर्न अहमदाबाद का बिल्कुल नहीं। जो क्रॉपिंग पैटर्न महाराष्ट्र का है, वो क्रॉपिंग पैटर्न कर्नाटक का बिल्कुल नहीं। ये जो डाइवर्सिफाइड कंडीशन है इंडिया में सभी जगह पाई जाती है, लेकिन हमारा जो नेटसप का बिजनेस है ऑल ओवर इंडिया चलता है, ऑल ओवर इंडिया चलता है, ऑल ओवर क्रॉप में चलता है, ऑल ओवर क्लाइमेटिक कंडीशन में, हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में हमें हमारा बिजनेस करना है। तो हमने क्या किया, ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। क्या प्रॉब्लम था? तरह तरह के क्रॉप के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर हम अगर हम एज अ बायोफिट
अगर हम एज अ नेटवर्क कंपनी फार्मर को एक ऐसा प्रोडक्ट दे जो हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में, नोट डाउन कर लो, हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में, हर एक क्रॉप में, हर एक क्रॉप की ग्रोथ स्टेज में अगर रिजल्ट दिया, तो हम पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशन अलग-अलग है, क्रॉपिंग पैटर्न अलग-अलग है। इसका प्रॉब्लम क्या होता है? तो फार्मर को अलग-अलग प्रोडक्ट परचेज़ करने पड़ते हैं, अलग-अलग टाइप के प्रोडक्ट परचेज़ करने पड़ते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? आप स्टिमरिज ले लो, आपको हर एक क्रॉप में, एवरी ग्रोथ स्टेज में, एवरी क्लाइमेटिक कंडीशन में रिजल्ट देने का काम अगर कौन-सा प्रोडक्ट मार्केट में करता है, वो हमारा स्टिमरिज करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल क्रॉप में अलग-अलग स्टेज रहते हैं, जैसे कि सीड जर्मिनेशन स्टेज, वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज, व्हाइट रूट इनिशिएशन स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, फ्रूट सेटिंग स्टेज और हार्वेस्टिंग स्टेज। ये अलग-अलग स्टेजेस क्या बताता है? अलग-अलग स्टेजेस में अलग-अलग हार्मोन्स का काम रहता है। अगर आपको सीड डोरमेंसी ब्रेक करना है, तो उसके लिए अलग हार्मोन काम करता है। अगर आपको वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करना है, उसको रेगुलेट करने का हार्मोन अलग रहता है। अगर आपको फ्रूट की साइज बढ़ानी है, उसके लिए एक अलग हार्मोन काम करता है। तो फार्मर को क्या होता है, मार्केट में पीजीआर मिलती है क्या? यस, लेकिन मार्केट में अगर पीजीआर मिलती है तो अलग-अलग कैटेगरी के स्पेसिफिक पीजीआर, मतलब क्या? सीड डोरमेंसी ब्रेक करनी है, सीड जर्मिनेशन बढ़ाना है, अलग प्रोडक्ट लाओ, व्हाइट रूट बढ़ाने, अलग प्रोडक्ट परचेज़ करो, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ानी है, अलग प्रोडक्ट परचेज़ करो, फ्रूट की साइज बढ़ानी है, फ्लावरिंग ड्रॉप करना है, तो अलग प्रोडक्ट करो, परचेज़ करो। इसकी बदौलत क्या हो रहा है, फार्मर की जो कोई प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की वजह से क्या हो रहा है, उसका कॉस्ट, स्प्रेइंग का कॉस्ट बढ़ रहा है। अगर हम सिंगल क्रॉप में, सिंगल प्रोडक्ट में उसको तरह-तरह के बेनिफिट्स अगर दे सकते हैं, तो उसका क्रॉप का जो कोई आने वाला है, जो खर्चा है, वो 100% कम यहाँ पे होने वाला है। सिंगल प्रोडक्ट में मल्टीपल बेनिफिट्स या वहाँ इस फार्मर को वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अगर मैं स्टिमरिच लाता हूँ, सीड जर्मिनेशन कर सकते हो क्या? यस, मैं स्टिमरिज को इस्तेमाल सीड जर्मिनेशन के भी लिए भी कर सकता हूँ। स्टिमरिज क्या करता है, आपके क्रॉप में जो सीड हिंदी में क्या करता है, बेंकर सर, उसको बीजांकुर को हिंदी में क्या करते हैं? बीजांकुर ही कहते हैं। तो बीजांकुर का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा, उतने क्रॉप मेरे आने वाले हैं। तो ये बीजांकुर का जो परसेंटेज है, अगर आपको बढ़ाना है, तो इसका सीड का आप इस्तेमाल सीड ट्रीटमेंट आप स्टिमरिज के साथ कर सकते हो। दोस्तों, बाज़ार से आप जब सीड लाते हो ना, तो सीड का गवर्नमेंट का रूल है, उस सीड के जो पाउच रहते हैं, वो पाउच में सीड जर्मिनेशन परसेंटेज होना ज़रूरी होता है। अगर आप नॉर्मली चेक करने जाओ, तरह-तरह के जर्मिनेशन परसेंटेज आपको देखने के मिलेंगे। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लगभग 60 से लेके 70% जर्मिनेशन रेट ही वो बताते हैं। वो गवर्नमेंट ने हर एक सीड कंपनी को रेगुलेशन किया है। अगर आप सीड बेचते हो, तो आपके सीड के पाउच के ऊपर सीड जर्मिनेशन का परसेंटेज लिखना कंपल्सरी है, और उसमें आप ऑब्जर्व करो, कंपनीज क्या करती है, 60 टू 70% ही जर्मिनेशन आपको देती है। इसका मतलब क्या, उनका 30% जो बीज है वो फेल जाने वाला है। अगर आप इसका सीड ट्रीटमेंट करते हो बायोफिट के स्टिमरिज के साथ, आपको सीड जर्मिनेशन परसेंटेज बनने वाला है। जो आपका जर्मिनेशन परसेंटेज 60 टू 70% है, वो आपका जर्मिनेशन परसेंटेज 90 टू 95% आने वाला है। इसका मतलब क्या, 30 टू 20 25 टू 30% क्रॉप का जर्मिनेशन आपका बढ़ने वाला है। अगर मैं 100 पौधे लगाता हूँ, तो 100 पौधे में मेरे 90 से लेके 95 पौधे उगने वाले हैं। अगर मैं नॉर्मल विदाउट सीड ट्रीटमेंट लगाता हूँ, 100 में से मेरे सीड पौधे 60 टू 70 पौधे ही उगने वाले हैं। तो ये ताकत होती है सीड जर्मिनेशन की। जितना अच्छी तरह से आप सीड जर्मिनेशन करोगे, वो जितना आपका सीड जर्मिनेशन का परसेंटेज अच्छा आएगा, उतना आपके नंबर ऑफ क्रॉप ज्यादा आने वाले। तो जितने ज्यादा क्रॉप्स रहेंगे, उतना ज्यादा आपका उत्पाद यहाँ पे होने वाला है। सेकंड थिंग रहती है व्हाइट रूट इनिशिएशन, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेज है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेज है। व्हाइट रूट क्या काम करते हैं, तो दोस्तों, आपके क्रॉप में अगर आपने ऑब्जर्व किया, व्हाइट रूट आप बोलते हो व्हाइट रूट आने चाहिए, व्हाइट रूट का इनिशिएशन होना चाहिए, लेकिन ये व्हाइट रूट का काम क्या है? तो जितने भी क्रॉप में, मैंने जैसे सॉइल का सेशन जब चालू हुआ था, क्रॉप में तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, और न्यूट्रिएंट्स को अगर कोई अपसॉर्ब, फास्ट अपसॉर्ब अगर कोई करता है, तो वो
व्हाइट रूट्स अब्सॉर्ब करते हैं। तो इसलिए हम बताते हैं कि व्हाइट रूट्स का नंबर होना, व्हाइट रूट ज्यादा होना जरूरी है। जितने व्हाइट रूट ज्यादा होंगे उतना अच्छा आपका न्यूट्रिएंट अपटेक होने वाला है, और जितना अच्छा न्यूट्रिएंट अपटेक होगा उतना ज्यादा आप अच्छी आपकी क्रॉप की कंडीशन होने वाली है। तो उसके लिए आपको व्हाइट रूट आना, व्हाइट रूट जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको व्हाइट रूट का परसेंटेज बढ़ाना है, व्हाइट रूट इनिशिएशन बढ़ाना है, तो स्टिमरिच के साथ आपको ड्रेंचिंग करना जरूरी है। इस स्टेज में अगर आप स्टिमरिच का ड्रेंचिंग करते हो तो 100% आपके व्हाइट रूट में ग्रोथ आपको दिल मिलने वाली है। तो इस सेकंड स्टेज में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड स्टेज होती है वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज। इस वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, क्रॉप की हेल्थी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होनी जरूरी होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा ग्रोथ अच्छी होगी उतना ज्यादा मेरे क्रॉप में जो इनबिल्ट कैपेसिटी होगी डिसीज रेजिस्टेंस की हो, या मैं बाद में अगर मेरे फ्रूट लगते हैं, उस फ्रूट को पकड़ के रखने की क्षमता हो, वो वेजिटेटिव ग्रोथ जितनी अच्छी होगी, ये जो आने वाली स्टेजेस है वो अच्छी होने वाले हैं। अगर मेरी वेजिटेटिव ग्रोथ कमजोर रहेगी, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेजिटेटिव ग्रोथ नॉर्मल है, बाद में जाके फ्रूटिंग स्टेज लगा, फ्रूट लग गए, और मैंने क्या किया, बाजार से लेके पीजीआर लाया, टॉनिक लाया और छिड़काव किया। वो पीजीआर क्या करेगा, आपके फल को साइज बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन आपके क्रॉप को, आपकी क्रॉप की जो कंडीशन है वो फ्रूट को पकड़ने वाली, वो कंडीशन ही वीक है। तो क्या होगा, तो आपके क्रॉप में फ्रूट ड्रॉप होना चालू होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको स्टिमरिज का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपका वेजिटेटिव ग्रोथ भी बढ़ेगा और आपका फ्रूट का साइज भी बढ़ने वाला है। तो डबल बेनिफिट आपको इस प्रोडक्ट के माध्यम से, मल्टीपल बेनिफिट आपको इस प्रोडक्ट के माध्यम से मिलने वाले। ये जो क्रॉप का मैं स्टेजेस बताने वाला हूँ, हर एक स्टेज आने वाले स्टेज में जरूरी होता है, हर एक स्टेज उसका रिलेट होता है। तो इसलिए आपको अगर अगर अगला स्टेज देखते हो तो फ्लावरिंग स्टेज, ये इस फ्लावरिंग स्टेज में क्या होता है, तो मेन प्रॉब्लम क्या है, तो फ्लावर ड्रॉप, ये जो मेन प्रॉब्लम रहता है, जितना ज्यादा फ्लावर ड्रॉप होगा उतना ज्यादा मेरा फल ड्रॉप होने वाला है, तो इसका उत्पाद घटने वाला है। तो अगर मैं इस स्टेज को कंट्रोल कर सकता हूँ तो मेरा जो उत्पाद जो घटने वाला था वो आने वाले समय में बढ़ने वाला है। तो इस स्टेज में अगर आप स्टिमरिच का छिड़काव करते हो तो कम से कम फ्लावर ड्रॉप वहां पे मेरा होने वाला है। तो इस तरह से आप अगर स्टिमरिच का छिड़काव करते हो तो फ्लावरिंग स्टेज में आपको अच्छा रिजल्ट वहां पे मिलने वाले हैं। तो इस तरह मल्टीपल बेनिफिट्स है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हो तो यहाँ पे मैंने मिर्ची मिर्ची क्रॉप का एग्जांपल लिया है। तो हर एक क्रॉप में ऐसा ही स्टेज आते हैं, ऐसे ही कंडीशंस होते हैं। और एग्जांपल लेने के लिए मिर्ची का मैंने एग्जांपल लिया है। तो ये एग्जांपल में क्या होगा, तो इम्प्रूव फ्रूट सेट एंड रिड्यूस फ्रूट ड्रॉप। आपके जो नंबर ऑफ फ्रूट्स है, गड्ढे में जो फल फूल लगते हैं, वो गड्ढे को बढ़ाने का काम, नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स बढ़ाने का काम अगर कौन सा प्रोडक्ट करता है, तो स्टिमरिच करता है। और क्या काम करता है, आपकी जो फ्रूट की साइज शेप कलर है, आपके फ्रूट की साइज शेप और कलर करने का, कलर को मेंटेन करने का काम, उसको बढ़ाने का काम ये स्टिमरिच के माध्यम से किया जाता है। और आपके फ्रूट की जो मैच्योरिटी इंडाइसेस है या उसकी शेल्फ लाइफ है, उस शेल्फ लाइफ को रेगुलेट करने का काम ये प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। ये मल्टीपल बेनिफिट हमको क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने तरह तरह के यूनिक, तरह तरह के प्लांट हार्मोन्स, तरह तरह के प्लांट बायोस्टिमुलेंट्स, इनको मिलाकर एक यूनिक ब्लेंड आपको दिया है। ये यूनिक ब्लेंड तरह तरह के क्रॉप में, तरह तरह के ग्रोथ स्टेज में, तरह तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में आपको रिजल्ट देने का काम करने वाला है। मार्केट में कोई भी ऐसा आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो कि हर एक स्टेज में, हर एक क्रॉप में, हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में आपको रिजल्ट देगा, लेकिन स्टिमरिच ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक काम करता है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल कैसा किया जाए, तो 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मुझे ड्रेंचिंग करना है रूट इनिशिएशन के लिए, तो मैं 1 लीटर पर एकड़ ऑफ लैंड के लिए भी इसका इस्तेमाल वहां पे कर सकता हूँ। ओके, तो ये रहा स्टिमरिच के बारे में, ऑलरेडी आप सबको मालूम था, कुछ मैंने यहाँ पे एक आपको बता दिए। और हमारा अगला प्रोडक्ट आता है, हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बाय 99 कॉन्सेंट्रेटेड। आप सबको मालूम है इस केस कैटेगरी में आता है, एक कैटेगरी में आता है मिक्सर, स्प्रेडर और स्टिकिंग एजेंट वाला। आपको मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं क्या? यस, मिलते हैं। तो जो मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें सिलिकॉन नहीं रहता,
तरह तरह के फ्रॉड इस कैटेगरी वाले प्रोडक्ट में रहते हैं। साबुन का पानी मिलाकर बॉटल में पैक करके आपको बेचते हैं। लेकिन अगर आप ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो इसमें हमने क्या किया है, एक सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल किया है। और क्या है, एक अच्छा मिक्सर है। मिक्सर मतलब क्या, देखो तरह तरह के जो एग्रोकेमिकल्स रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम बेस्ड रहते हैं, ऑयल बेस्ड रहते हैं। और ऑयल पानी में घुलता है क्या? बिल्कुल नहीं, ऑयल का मिश्रण पानी में नहीं होता। लेकिन टेक्निकली ये प्रोडक्ट क्या करता है, तो जो पानी का सरफेस टेंशन है, ऑयल का सरफेस टेंशन है, वो घटाकर उनका सरफेस टेंशन मिक्स करके एक अच्छा मिश्रण करने का काम ये प्रोडक्ट करता है। इसकी बदौलत क्या होता है, ये जो हम एग्रोकेमिकल्स जो पानी में घुल मिल नहीं पाते, उसका एक अच्छा घुल मिलाव वहां पे उस प्रोडक्ट के माध्यम से होता है। और जितना अच्छा मिलाव रहेगा उतना अच्छा वो एग्रोकेमिकल का रिजल्ट आने वाला है। तो एक अच्छा मिक्सिंग एजेंट है, अच्छा स्टिकिंग एजेंट है। स्टिकिंग एजेंट मतलब क्या, जितना मैंने छिड़काव किया है उस छिड़काव को पकड़ने का काम करता है। मतलब क्या, अगर मैंने अभी छिड़काव किया और 2 घंटे बाद बारिश आया तो क्या होगा, मेरा छिड़काव वॉश आउट हो जाएगा बारिश के पानी के साथ। लेकिन मैंने बायो 99 डाल के छिड़काव किया, वो छिड़काव को पकड़ के रखने का काम, जो भी आपने उसके साथ मिक्स करके, मतलब मैंने क्या किया, स्टिमरिच मिक्स करके छिड़काव किया, तो स्टिमरिच को पकड़ के रखने का काम वो प्रोडक्ट करने वाला है। अगर मैंने किसी भी कंपनी का और कंपनी का एक पेस्टिसाइड का छिड़काव किया, तो उस पेस्टिसाइड को पकड़ के रखने का काम ये प्रोडक्ट करने वाला है। और क्या करने वाला है, स्प्रेडिंग एजेंट। मतलब क्या, मैंने छिड़काव किया लेकिन वो स्प्रेडिंग अच्छा होना जरूरी है। यूनिफॉर्म उसमें छिड़काव छिड़काव का यूनिफॉर्म प्रसरण होना जरूरी होता है। तो वो प्रसरण करने का काम ये प्रोडक्ट यहाँ पे करता है। जो एग्रीको केमिकल से कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं वो प्लांट में अपसॉर्ब किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, अपसॉर्ब किए जाते हैं। तो ये अपसॉर्ब किए जाने वाले प्रोडक्ट का रेट बढ़ाने का काम ये प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। और क्या काम करता है, सिलिकॉज एजेंट है, इज वन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो प्लांट में काम करता है। जैसे मैंने बताया, इसका ड्रॉट टॉलरेंस भी आप बढ़ा सकते हो। और क्या कर सकते हो, रिड्यूस इवेपोरेशन रेट। आपका जो कोई प्लांट में पानी बह जाता है, क्यों बह जाता है, एक तो सूर्य किरण की वजह से इवेपोट्रांसपिरेशन होता है बॉडी में। जैसे ह्यूमन में हम ज्यादा देर धूप में रहे तो क्या होता है, हम पसीना छूटता है, हमारे डिहाइड्रेशन होता है, हमारे बॉडी से पानी निकल जाता है। उसी तरह क्रॉप में भी सूर्य किरण की वजह से वहां पे पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो इसका अगर हमें प्रमाण कम करना है तो बायो 99 का छिड़काव करना जरूरी होता है। तो आपका जो कोई स्प्रेइंग कॉस्ट है, वो स्प्रेइंग कॉस्ट को 25 से 30% कम करने का काम इस बायो 99 प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए मैं हर एक सेशन में एक एग्जांपल लाइव डेमो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यूनिफॉर्म स्प्रेइंग कैसा होता है, मिक्सिंग किया जाता है, ऑलरेडी आप सबने देखा हुआ है। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं ये वीडियो यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ। वीडियो दिख रहा है बेटकर सर? नहीं दिख रहा अभी तक। ओके, अभी नहीं सर, बाय 99 सबको मालूम है। मालूम है ना? हाँ। फिर भी एक बार वीडियो प्ले करते हैं तो जरा देखो, बताइए। सिर्फ पत्ता लिया है, उसमें एक ड्रॉप डाला है और यस बायोलैंटिन का टच किया है, तो टच करते ही पूरे लिफ को कवर करने का काम ये प्रोडक्ट ने किया। सर, अभी सब लोग ये बाय डेमो 99 के ज्यादा डेमो दिखाते हैं सब जगह पे। सर, हम लोग आगे जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं दिख यस रहा है। यस। क्योंकि आपका नेट कनेक्शन थोड़ा कमजोर है। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, अब स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख पीपीटी? रहा है। हाँ, अभी पीपीटी दिख रहा है। ओके ओके, तो ये रहा बायो 99 के माध्यम से ऑलरेडी आप सबको मालूम है, आसान है सेल करने के लिए, इजीली आप सेल कर सकते हो। ठीक है, इसका डोसेज अगर देखा जाए 5 ml पर 50 लीटर्स ऑफ वाटर, आपको रिकमेंडेड डोसेस है, रिकमेंड ही डोज आपको वहां पे स्प्रे करना है। वन ऑफ द, अभी ये रहा थोड़े से नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट्स अभी तक मैंने जो बताए, जैसे कि बायोफिट एन, बायोफिट पी, बायोफिट के, शेत, स्टिमरीच और बायो 99। ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है ये इजीली सेल करने वाली कैटेगरी है, नॉन टेक्निकल कैटेगरी है। इस कैटेगरी में आपको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज देने की जरूरत नहीं। एपीजीआर कैटेगरी आपको मालूम है, मैंने अगर
सिमरिश बायो 99 का मैंने छिड़काव किया, 2 दिन में रिजल्ट आने ही वाला है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रोडक्टिव, तो इससे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज, कंटेंट, ये सारी चीजें रखने की जरूरत नहीं। छिड़काव करो, रिजल्ट आया, रिजल्ट आला, इमीडिएट सेल कर दो। तो ये कैटेगरी वाली इजीली, अगर आप नए हो तो आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस इस कैटेगरी में होना चाहिए। आपको बायो 99 का डेमो करता आना चाहिए, सिमरिच का डेमो करता आना चाहिए, एनपीके का डोज देना आना जरूरी आना चाहिए। तो ये नॉन टेक्निकल कैटेगरी है। तो लेकिन अगर आप ये नॉन टेक्निकल कैटेगरी सेल किया, आपको कॉन्फिडेंस आया, आपको फार्मर को कन्वर्ट करना इजी हो गया, तो आगे जाके आप टेक्निकल कैटेगरी में घुस सकते हो। टेक्निकल कैटेगरी में सेल करना जरूरी है। तो ये भी रेंज हमारे पास है। लेकिन ये जो टेक्निकल कैटेगरी है वो हमें थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा नॉलेज जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि एक क्यूरेटिव रेंज है। मतलब क्या? अगर इसका रिजल्ट नहीं आया, आपको, अगर आपके मुंह से कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, कुछ मिसगाइडेंस हुआ, कुछ फॉल्स कमिटमेंट आपने दिया, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। प्रोडक्ट अपना काम करेगा क्या? करेगा। लेकिन अगर आपने बताया रैपअप का इस्तेमाल करो, वायरस कंट्रोल हो जाएगा, तो ये गलत बात है। तो ये गलत चीजें आपके मुंह से नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए टेक्निकल प्रोडक्ट्स आपको मालूम होना और टेक्निकल इंफॉर्मेशन आना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आप सबको मालूम है हमारे तरह तरह के केमिकल यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये केमिकल का इस्तेमाल जब होता है तो उसका इफेक्ट अगर किस पे ज्यादा होता है, क्रॉप पे उसका इफेक्ट होता है, क्या होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में भी उसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है। जितने भी आप केमिकल फर्टिलाइजर्स ले लो या एग्रो पेस्टिसाइड्स ले लो, इसमें हेवी मेटल्स और इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। ये हेवी मेटल्स और पेस्टिसाइड क्या करते हैं, तरह तरह के बॉडी में एबनॉर्मलिटीज, तरह तरह के डिसीज को इंड्यूस करने का काम करते हैं। आपको मालूम है, दिन भर दिन पहले ये सारी चीजें, ये सारे रोग, ये सारे डिसीज ह्यूमन में नहीं थे। लेकिन जैसे हमारा जो कि किसान है, जो कि हमारे खेती करने वाले लोग हैं, या ये खेती में उगने वाले जो प्रोडक्ट हम खाते हैं, इसकी बदौलत क्या हो रहा है, ये केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, और तरह तरह के, जैसे कि थायराइड हो, अल्जाइमर्स हो, वोमिटिंग डायरिया हो, और नंतर ओवेरियन कैंसर हो, हेपेटिक नेक्रोसिस हो, लंग कैंसर हो, ये कार्डियक फेल्यूर्स हो, ये डिसीज का प्रमाण आज काल में ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ये केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइजर ही उसका वो रीजन है। इसकी बदौलत ही ये रिजल्ट ये आपको मार्केट में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। आपने मार्केट में न्यूज में बहुत सुने कि केमिकल की वजह से तरह तरह के फार्मर का नुकसान हुआ, तरह तरह के फार्मर का डेथ हुआ, फार्मर में पेस्टिसाइड पी लिया आत्महत्या करने के लिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पेस्टिसाइड उसके शरीर में जाके इमीडिएट काम करता है, और पेस्टिसाइड ह्यूमन को बहुत टॉक्सिक होता है। तरह तरह के डिसीज ह्यूमन में आते हैं, डेथ वो ह्यूमन का वहां पे होता है। आपने न्यूज में भी तो सुना होगा, महाराष्ट्र में भी नो फार्मर का death क्यों हुआ? वो सिर्फ छिड़काव कर रहे थे। उसने ना उसके मुंह में गया, ना उसने खाया पिया, कुछ नहीं। वो क्या कर रहे थे? फार्मिंग करते हुए उसका, उस प्रोडक्ट का छिड़काव करते समय एयर की बदौलत उनके शरीर में, हवा की बदौलत वो अंदर चले गए, और अंदर जाने की बदौलत उसका डेथ हुआ। ये फार्मर के हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी होता है। उस वो कम से कम कम टॉक्सिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जो इसका सॉल्यूशन हमारे नेटसप के माध्यम से या बायोफिट के माध्यम से ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ये जो केमिकल्स है उसका प्राइस भी बहुत हाई रहता है, वो फार्मर को पड़ता नहीं है, उसका कॉस्ट भी ज्यादा लगता है। लेकिन कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा रेसिड्यू भी कम आएगा, आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, और खर्चा भी कम पड़ेगा। ऐसे प्रोडक्ट हमने आपको दिए हुए। लेकिन दोस्तों, ये प्रोडक्ट के जाने से पहले हम थोड़ा सा टेक्निकल इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन ज्यादा कुछ नहीं, बेसिक इंफॉर्मेशन दोस्तों। अगर मेरे क्रॉप में डिसीज आता है, क्यों आता है? सबसे पहला होता है क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हुई तो आपके क्रॉप में डिसीज आएगा क्या? यस। दूसरा होता है आपका होस्ट। होस्ट मतलब क्या? जिसके ऊपर डिसीज आता है, मतलब क्या, आपका प्लांट, उसकी कंडीशन अगर वीक हुई तो उसके क्रॉप के ऊपर डिसीज आने वाला है। और तीसरा होता है पैथोजन, जो डिसीज लाता है वो। ये तीन चीजों का अगर मिलाप होता है, होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट, होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट, इन तीन चीजों का मिलाप होता है तो आपके क्रॉप में डिसीज आता है।
इन तीन में से हम दो को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब क्या, हम होस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम पैथोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम एनवायरनमेंट को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ना मेरे हाथ में, ना बेनकर सर के हाथ में, ना हमारे कंपनी के हाथ में। ये किसके हाथ में है? गॉड के हाथ में। ये एनवायरनमेंट के हाथ में। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन दो फैक्टर है, इनको हमने अगर कंट्रोल किया, इनको हमने स्किप किया, तो 100% डिसीज को हम वहां पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते, हमारे क्रॉप को बचा सकते। तो पहला कौन होता है? होस्ट। होस्ट को अगर बचाना है, होस्ट को में इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका हेल्दी कंडीशन अच्छा होना चाहिए, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने अभी बताया, आपको स्टिमरिच का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको शेक का इस्तेमाल करना चाहिए, और आपको एनपीके का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको बताए सिर्फ आपको क्या पेस्टिसाइड का, अगर आप फंगिसाइड का, फंगस का अटैक हुआ और अगर आपने सिर्फ फंगिसाइड का इस्तेमाल किया, फंगस जाएगा, लेकिन वो फंगस ने जो जो डैमेज किया है, वो डैमेज का रिकवरी आपसे नहीं हो पाएगा। अगर वो सबको आपको यूनिफॉर्म स्टेबिलिटी लानी है, यूनिफॉर्म उत्पादन बढ़ाना है, तो आपको दोनों चीजों पर काम करना आना चाहिए। फंगस के ऊपर भी काम होना चाहिए, और जो प्लांट है वो प्लांट के हेल्थ के ऊपर भी काम होना जरूरी है। उसके लिए हमारे पास अच्छी रेंज है, एनपीके, शेत और हमारा स्टीमरिच। इसका इस्तेमाल करके आप होल की कंडीशन को अच्छा सुधार ला सकते हो, हेल्थ की कंडीशन को, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो। और दूसरा फैक्टर रहता है वो पैथोजन वाला फैक्टर। अगर ये पैथोजन वाले फैक्टर को हमने डायरेक्टली स्किप किया, तो डिसीज आएगा ही नहीं। स्टिमरिच, स्टेट, बायो 99 और एनपीके के बदौलत होस्ट को कंडीशन किया, करेक्ट। एनवायरनमेंट हमारे हाथ में नहीं, लेकिन ये अगर पैथोजन को हमने स्किप किया, तो डिसीज आएगा ही नहीं। आपका खर्चा 100% वहां पे कम होने वाला है। तो दोस्तों, डिसीज क्यों आता है? बायोफिट फैक्टर। बायोफिट फैक्टर कौन से? फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, निमेटोड्स हो गए, प्रोटोजोआ होते, पैरासिटिक प्लांट्स होते। ये फैक्टर्स क्या करते हैं? आपके प्लांट के ऊपर आते हैं, फंगस आता है, आपके प्लांट के ऊपर आता है, वो प्लांट के ऊपर चिकट जाता है, प्लांट में उसका फीडिंग करता है, प्लांट के ऊपर रहकर उसका जीवन चक्र की प्रक्रिया पूर्ण करता है। इसकी वजह से जीवन चक्र या पूर्ण करता है, मतलब क्या? वो प्लांट को खाता है, वो प्लांट का सेल सब सक करता है, प्लांट में रेसिड्यू छोड़ता है, ब्लैक कलर छोड़ता है, ये अटैक करता है। वो जीवन चक्र है उसका। वो जीवन चक्र कहाँ पे पूरा करने के लिए? ये निसर्ग है। निसर्ग में हर एक का सर्वाइवल का हक है। डायनासोर भी थे, इंसान भी है, तरह तरह के जानवर भी। हर एक को सर्वाइवल का हक है। ये भी फंगस, बैक्टीरिया, लिविंग थिंग्स है। वो सर्वाइवल करेंगे क्या? 100%। किसके ऊपर सर्वाइवल करने वाले? प्लांट के ऊपर सर्वाइवल करने वाले। तो अगर हमने ये जो जीवन चक्र है, ये जीवन चक्र को ही खत्म किया, वो होस्ट को पैथोजन को होस्ट में आने ही नहीं दिया, तो हम डायरेक्टली हमारा डिसीज स्किप कर सकते हैं। और अबायोटिक फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल अबनॉर्मिटी, पेस्टिसाइड एक्सपोजर, एनवायरमेंट पोल्यूटेशन, ये अबायोटिक फैक्टर्स रहते हैं। लेकिन बायोटिक फैक्टर ज्यादा डैमेज करते हैं। ये बायोटिक फैक्टर में सबसे ज्यादा बायोटिक फैक्टर कौन सा होता है? तो फंगस और बैक्टीरिया। ये जो फंगस और बैक्टीरिया क्या करते हैं? प्लांट के ऊपर रहकर और फंगस का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा उत्पाद घटता है। उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है क्या? 100% सॉल्यूशन है। लेकिन ये जो फंगल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, निमेटोड वाले डिसीज है, हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मैंने जैसे बताइए, थोड़े से टेक्निकल प्रोडक्ट है, इसका आइडेंटिफिकेशन अब अगर आपको हुआ, तो आपका काम प्रोडक्ट करने वाला है। लेकिन आपको बस नॉलेज किसका होना चाहिए? डिसीज कौन सा है, ये अगर आइडेंटिफिकेशन आपने इजीली कर लिया, आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने दे दिया है। तो आइडेंटिफिकेशन आपको आना जरूरी है। ये किसी पाठशाला में, किसी कॉलेज में नहीं होगा। आपको फील्ड एक्सपोजर, आपका फील्ड एक्सपीरियंस ही आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना शुरू होगा, आपको वो सिखा देगा। फंगल डिसीज अगर आया, तो थोड़े थोड़े व्हाइट स्पॉट या व्हाइट फंगल ग्रोथ हमें दिखती है। अगर वो वहां पे बैक्टीरिया आया, तो आपके क्रॉप का विल्टिंग वाला कंडीशन हो जाता है। अगर वहां पे फाइटोप्लाज्मा आया, तो इस तरह के सिम्टम्स आपके क्रॉप में दिखते हैं। अगर आपके क्रॉप में वायरस आया, तो लीफ का कर्लिंग होना, लीफ सिकुड़ जाना, ये सारी चीजें होती है। अगर निमेटोड आया, तो निमेटोड आपके रूट में आपके सिम्टम दिखा दे। क्रॉप सिम्टम दिखाता है, और सिम्टम को आइडेंटिफाई करने का स्किल आप में होना चाहिए। वो सिम्टम को समझने का स्किल आप में होना चाहिए। प्रोडक्ट उसका काम करेगा क्या? 100% प्रोडक्ट उसका काम। प्रोडक्ट बना ही उस लिए, प्रोडक्ट का
हमने डेवलप ही उसके लिए किया है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट किसके ऊपर देना है वो आना जरूरी होता है। ये कौन बताएगा? ना अक्षय सर बताएंगे, ना बेनकर सर बताए। ये स्किल आपके ऊपर आना, ये स्किल आपको समझना जरूरी होता है। किसी भी पाठशाला में नहीं पढ़ाया जाएगा, किसी भी लैब में नहीं पढ़ाया जाएगा, आपका फील्ड ही आपको बताया देगा। दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, फार्मर भी आपको बता दे फंगस का अटैक हुआ है, फार्मर भी आपको बताता है बैक्टीरिया का अटैक हुआ है, फार्मर ही आपको बताता है वायरस का अटैक होता है। आपको क्या करना है, उसको सोल्यूशन देना है। वो सोल्यूशन हमारे पास है कि 100%। सबसे पहला सोल्यूशन है हमारा रैपअप, जो क्या काम करता है, आपके जितने भी बैक्टीरियल और जितने भी फंगल डिसीज है, लिख लो, बैक्टीरियल और फंगल डिसीज को अगर कंट्रोल करने का काम, प्रिकॉशनरी सर्विस देने का काम या बैरियर देने का काम कौन सा प्रोडक्ट करता है, रैपअप करता है। ये रैपअप में क्या किया है हमने, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस प्रोडक्ट में किया गया है। ये जो प्रोडक्ट हमने इको फ्रेंडली है, किसी भी प्रकार का रेसिड्यू इसमें नहीं मिलता। और क्या होता है, ये प्रोडक्ट का मोड ऑफ एक्शन का कैसा होता है, इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप सब मोबाइल इस्तेमाल करते हो, मोबाइल इस्तेमाल समय करते समय आप मोबाइल डायरेक्टली इस्तेमाल करते हो क्या? बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हो, मोबाइल को ऐसा अच्छा कवर लगाते हो, करेक्ट ना? वो उसका स्क्रीन गार्ड लगाते हो। क्यों लगाते हो? क्योंकि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है, मतलब क्या, धूल मिट्टी, मेरा मोबाइल गिर गया है, वो डैमेज ना हो, इसलिए आप मोबाइल को एक कवर करते हो। सेम आधार कार्ड को करते हो लैमिनेशन। लैमिनेशन क्यों करते हैं? पानी की वजह से मेरा आधार कार्ड खराब नहीं होना चाहिए, पानी की वजह से मेरा पैन कार्ड खत्म नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करते हो, लैमिनेट करते हो। लैमिनेट करते हो मतलब कि एक स्ट्रक्चरल बैरियर तैयार करते हो। अगर आप रैपअप का छिड़काव करते हो, रैपअप क्या करता है, आपके प्लांट के ऊपर, आपके पौधे के ऊपर, आपके पत्ते के ऊपर, आपके फ्रूट के ऊपर, आपके फल के ऊपर क्या करता है, स्ट्रक्चरल बैरियर तैयार करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या करता है, आपका जो फंगस अटैक होता है, आपका जो बैक्टीरियल अटैक होता है, वो बैक्टीरियल अटैक आपके पोस्ट में, आपके प्लांट में घुस ही नहीं पाता, आपके प्लांट में चिकट ही नहीं पाता, आपके प्लांट को डायरेक्टली स्किप कर देता है। इसकी वजह से वो जो आगे जाने वाला है उसका जीवन चक्र, मैंने बताया वो जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए ही आया है, वो जीवन चक्र ही कंप्लीट नहीं कर पाता, वो होस्ट पे आया ही नहीं। इसका मतलब क्या, आपके क्रॉप में डिसीज आया ही नहीं। तो अगर आपके क्रॉप में आपको फंगल डिसीज और बैक्टीरियल डिसीज का प्रोटेक्शन करना है, तो आपको रैपअप का इस्तेमाल करना है। रैपअप क्या करता है, नैनो टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है, एक स्ट्रक्चरल बैरियर तैयार करने का काम, एक डिफेंस सिस्टम बढ़ाने का काम ये प्रोडक्ट करता है। तो तरह तरह के बेनिफिट्स आपको इस प्रोडक्ट के माध्यम से मिलने वाला है। सबसे पहला क्या, एंटी फंगल एक्टिविटी और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी ये प्रोडक्ट के माध्यम से होती है। एक क्या करता है, थिन कोटिंग फॉर्म करता है, थिन कोटिंग की वजह से फंगस उसके ऊपर उसका जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता। और क्या करता है, प्लांट के डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने का काम यहाँ पे इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको 5 ml प्रति लीटर ऑफ वाटर इसका इस्तेमाल यहाँ पे करना है। इसका ड्रेंचिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसे कंटेंट हमने डाले हैं जो कि प्लांट की जो नैसर्गिक डिफेंस सिस्टम है, और नैसर्गिक डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने वाले कंटेंट हमने इसमें ऑलरेडी डाले हुए। ये जो कंटेंट है, अगर आपने इसका ड्रेंचिंग किया तो प्लांट उसको ऑब्सॉर्ब करेगा, और ऑब्सॉर्ब करने के बाद उसका डिफेंस सिस्टम वहां पे बढ़ने वाला है। तो इसका स्प्रे भी कर सकते हो, ड्रेंचिंग भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये रहा रैपअप के बारे में। लेकिन हमारे पास और एक प्रोडक्ट है एंटीवायरल, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, इंडिया का सबसे पहला प्रोडक्ट है जो कि वायरस को कंट्रोल करता है। दोस्तों मार्केट में तरह तरह के क्लेम किए जाते हैं, हम हमारा प्रोडक्ट वायरस को कंट्रोल किया करता है, लेकिन वो वायरस को कंट्रोल नहीं करता। वो क्या करते हैं, वायरस को जो फैलाने वाले घटक है, मतलब क्या, वायरस को स्प्रेड करता है, हवा पानी वायरस को स्प्रेड नहीं करता। वायरस को स्प्रेड करता है पौधे में पाए जाने वाले सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट क्या करते हैं, एक प्लांट में वायरस को प्लांट का सेल सब सक किया, दूसरे प्लांट में गए,
प्लांट का सेल सक किया, तीसरे प्लांट गए, सेल सक किया। ये डंक जो मारते हैं, ये सकिंग पेस्ट की बदौलत क्या होता है, क्रॉप में वायरस एक पौधे के ऊपर से दूसरे में तीसरे, ऐसे वायरस का स्प्रेड होता है। ये जो मार्केट में क्लेम किया जाता है हम वायरस को कंट्रोल करते हैं, वायरस को कंट्रोल नहीं करते। ये स्प्रेडिंग करने वाले जो घटक है, सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने वाले प्रोडक्ट आपको देते हैं और बोलते हैं वायरस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमारे नेटसप का बायोफिट का एंटीवायरल इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, भारत का सबसे पहला प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली वायरस को कंट्रोल करता है, डायरेक्टली वायरस के ऊपर अटैक करता है। इसमें हमने नैनो टेक्नोलॉजी और बायो सर्फेक्टेंट टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल किया गया है। बायो सर्फेक्टेंट टेक्नोलॉजी मतलब क्या, ये टेक्नोलॉजी की बदौलत क्या होता है, जो वायरस है जो पत्ते के बीच वाले लेयर में होता है, जो पत्ते के बीच में जाके सरफेस टेंशन कम हुआ, पत्ते के बीच में जाके डायरेक्टली वायरस को अटैक करने वाला प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है, आपको तरह तरह के क्रॉप में जो वायरस पाए जाते हैं, वो डायरेक्टली वायरस को कंट्रोल करने का काम, वो वायरस को डिस्ट्रॉय करने का काम, उसको इनकैप्सुलेट करने का काम हमारा एंटीवायरल प्रोडक्ट करने वाला है। इसमें कंटेंट क्या है, तो हमने तरह तरह के ऑयल, हर्बल प्लांट एक्सट्रैक्ट, बायोसर्फेक्टेंट और इमल्सिफायर का इस्तेमाल हमने इस प्रोडक्ट में किया गया है। इसका मोड ऑफ एक्शन मैंने बता दिया, वायरस बीच में रहता है, बीच में जाके डायरेक्टली वायरस के ऊपर अटैक करने वाला प्रोडक्ट है। इसका बेनिफिट क्या है, इसका इस्तेमाल कितना करना है, तो हमें इसका 2 ml प्रति लीटर ऑफ वाटर इसका इस्तेमाल करना है। लगभग 7 से 10 दिन के इंटरवल में आपको इसका छिड़काव बार बार करना है। अगर वायरस का अटैक ज्यादा हुआ तो आप ज्यादा से ज्यादा 4 ml प्रति लीटर का डोज भी यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन आप प्रिकॉशनरी जितना इसका इस्तेमाल करोगे, प्रिकॉशनरी, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर, हमें बार बार बताया जाता है। अगर हम प्रिवेंशन में इस्तेमाल किए तो हमें कम खर्चा आता है, अगर हम क्यूरेटिव में जाए तो हमें खर्चा ज्यादा आता है। अगर आप प्रिवेंटिव इस्तेमाल करते हो तो 2 ml, अगर आप क्यूरेटिव इस्तेमाल करना चाहोगे तो आपको 4 ml का यहाँ पे स्प्रे लेना पड़ेगा। इसका प्राइस कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ 995 रुपीज। इसके ऊपर आपको नए कंज्यूमर महोत्सव में 25% डिस्काउंट भी मिलने वाला है। दोस्तों, पिछले समय में ये प्रोडक्ट सिर्फ 10% डिस्काउंट में आता था, इसकी बदौलत ज्यादा प्रोडक्ट आपको पुश नहीं होता था, लेकिन ये कंज्यूमर महोत्सव में ये 25% में डिस्काउंट में आपको प्रोडक्ट में यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसका प्राइस अगर एमआरपी फॉर एग्जाम्पल 995, 750 रुपए में आपके प्रोडक्ट मिलने वाला है। मार्केट में देखा जाए तो बहुत कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट, अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट और किसी के पास नहीं है, किसी एग्रो कंसल्टेंट के पास नहीं है, किसी शॉप के पास नहीं है। ऐसा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो सेल बढ़ेगा का आपका 100% सेल आपका यहाँ पे बढ़ने वाला है। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा इंटेक, जो कि सकिंग पेस्ट को काम करता है। सकिंग पेस्ट मतलब क्या, रस शोषक कीट जिसे हम बोलते हैं, जो प्लांट में जाके उसका सेल प्लांट में जाके उससे पौधों में उसका डग मार में वो शोषण करने का काम करता है, सक करने का काम करता है। ऐसे कीड़ों के लिए हमारे पास इंटेक नाम का प्रोडक्ट है। ये इंडो जर्मन टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है, हमारे खुद के डीएसआईआर अप्रूव लैब में बनाया गया। सभी क्रॉप के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तरह तरह के सकिंग पेस्ट होते हैं, एफिड जैसे लीफ ऑफर, व्हाइट फ्लाई वगैरह वगैरह। इनको अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको इंटेक का इस्तेमाल करना है। एक क्रॉप पे ऑलरेडी आते हैं, फार्मर को भी मालूम है सकिंग पेस्ट है, तो आपको सिर्फ क्या बताना है, सकिंग पेस्ट है, यस, सॉल्यूशन इंटेक, बस दैट्स इट। ज्यादा है उसको टेक्नोलॉजी एरा वेरा बताने की जरूरत नहीं। उसको क्या प्रॉब्लम है सकिंग पेस्ट का, इंटेक दे दो। उसको प्रॉब्लम है फंगस का, रैपअप दे दो। उसको प्रॉब्लम है वायरस का, एंटीवायरल दे दो। ज्यादा टेक्निकल नॉलेज देने की जरूरत नहीं। आपको कौन सा प्रोडक्ट कौन से क्रॉप के लिए या कौन से चीज के लिए यूज करना है वो आना जरूरी होता है। ओके, तो तरह तरह के बेनिफिट इसके माध्यम से आपको मिलते हैं। सकिंग पेस्ट कंट्रोल करना है इंटेक। उसी तरह लार्वा आपके क्रॉप में पाया जाता है। लार्वा ये सबसे ज्यादा डैमेज करने वाला स्टेज है। आपको मालूम है तरह तरह के लार्वा, आपको ऐसे लार्वा दिखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं, क्रॉप पे कौन सी पेस्ट सबसे ज्यादा डैमेज करती है, तो लार्वा डैमेज करती है। और वो हमें इजीली पता नहीं चलता, जब हमारा फ्रूट हार्वेस्ट के लिए आता है तब जाके हमें पता चलता है कि भाई मेरे क्रॉप में लार्वा आके गई, लार्वा ने डंक मारा।
और जब हार्वेस्टिंग स्टेज में होते हैं तो ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक केमिकल का अगर मैंने छिड़काव किया है तो छिड़काव करने के बाद सपोज 30 दिन में उसका रेसिड्यू वहां पे पाया जाता है। हर एक प्रोडक्ट केमिकल के प्रोडक्ट में वहां पे लिखा होता है। अगर आज के दिन आप छिड़काव करते हो तो छिड़काव करने के बाद 30 दिन तक उसका रेसिड्यू आपको वहां पे पाया जाएगा। इसके बदले प्रॉब्लम क्या होता है, राइपनिंग हार्वेस्टिंग स्टेज में इसका छिड़काव हम नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा टफ होता है। इसके बदौलत फार्मर वो छिड़काव नहीं कर पाता, उसका उत्पादन वहां पे घट जाता है। लेकिन हमारे पास सोल्यूशन है क्या? 100% हमारे पास सोल्यूशन बायोफिट का लार्विसाइड। वो कैसे काम करता है? फ्यूमिगेंट एक्शन में काम करता है। फ्यूमिगेंट एक्शन में क्या, उसका स्मेल उसमें काम करने वाला है। अगर अर्ली स्टेज में आप इसका छिड़काव करते हो तो लार्वा अगर छुपी हुई भी होती है, मोस्ट ऑफ द ये लार्वा आपको कब पाई जाती है? लास्ट स्टेज में, बड़ी होने के बाद आपको मिल जाते हैं। लेकिन छोटी साइज में लार्वा छुपी होती है, पत्ते के नीच में हो या पत्ते के दो पत्तों के बीच में हो, दो ब्रांचेस के बीच में हो, छुपी हुई लार्वा को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको फ्यूमिगेंट एक्शन वाला प्रोडक्ट चाहिए। फ्यूमिगेंट एक्शन वाला मतलब क्या? आपको उस प्रोडक्ट की स्मेल की बदौलत ही उस लार्वा का डेथ वहां पे होना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट आपको चाहिए। तो हमारे पास प्रोडक्ट है क्या? यस, हमारा लार्विसाइड उसी कैटेगरी में आता है, फ्यूमिगेंट एक्शन में आता है। दो क्रॉप में पाई जाने वाली लार्वा को कंट्रोल करना है, अळी को कंट्रोल करने वाला प्रोडक्ट है। इसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल किया, हर्बल प्लांट के एक्सट्रैक्शन का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। बेनिफिट क्या है? ये बेनिफिट क्या है इसके? रैपिड एक्शन है, इमीडिएट आपको रिजल्ट मिलने वाला है, इजीली अब्सॉर्ब होने वाला है। तीसरा, फॉलोमीवर्म जैसे तरह तरह की लार्वाज आती है, मतलब क्या, नाम एक ही है फॉलोमीवर्म, लेकिन तरह तरह के क्रॉप में आती है। बैंगन में भी वही आती है, आपके कॉटन में भी वही आती है, आपके मेज में भी वही आती है। तो इस लार्वा को कंट्रोल करने का काम यहाँ पे किया जाता है। ये क्या काम करता है? स्ट्रॉन्ग अरोमा, स्ट्रॉन्ग स्मेल को छोड़ने का काम करता है। ये स्मेल की वजह से, ये अरोमा की वजह से ही वो क्रॉप में वहां पे डेथ होने वाला है। और सबसे बढ़िया बात, किसी भी प्रकार का रेसिड्यू यहाँ पे नहीं मिलेगा। रेसिड्यू बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्पेशली इन केस ऑफ वेजिटेबल्स, ज्यादा से ज्यादा लार्वल अटैक होता है वेजिटेबल क्रॉप में, तो ये क्रॉप में अगर आप हाई रेसिड्यू छोड़ने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो वो मार्केट में बिकते नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट करते समय रेसिड्यू चेक किया जाता है। आप में क्रॉप में अगर रेसिड्यू पाया गया, लॉट का लॉट आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन आपको खराब करना पड़ता है या रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर आपको रेसिड्यू फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए तो आप यहाँ पे बायोफिट के लार्विसाइड का इस्तेमाल आपका कर सकते हो। किसी भी प्रकार के रेसिड्यू इसको आपको मिलने नहीं वाले। ओके, तो इसका इस्तेमाल कितना करना है? 2 ml प्रति लीटर ऑफ वाटर इसका इस्तेमाल करना है 7 to 10 days इन डे। ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग और इवनिंग में ही इसका इस्तेमाल करना है। और इसका एमआरपी है 995, इसमें भी 25% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो सबसे एट द एंड आते हैं, जैसे कि मैंने बताया, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट। टेक्निकल प्रोडक्ट में ज्यादा घुसना नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? लार्वा का प्रॉब्लम है, लार्विसाइड दे दो। सकिंग पेस्ट का प्रॉब्लम है, सकिंग पेस्ट वाले को इंटेक्ट दे दो। वायरस का प्रॉब्लम है, एंटीवायरल दे दो। फंगस का प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया का प्रॉब्लम है, रैप अप दे दो। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज द स्किल। आपको प्रॉब्लम मालूम होना जरूरी है, ये स्किल आपको सीखना है। नेट सब में टेक्निकल अगर आपको काम करना है, थोड़ा सीखना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, फील्ड एक्सपोजर करना पड़ेगा। फील्ड में जाने के बाद ही ये आपको प्रॉब्लम समझ में आएंगे, तब जाके उसके ऊपर सॉल्यूशन ऑलरेडी नेट सब ने दिया हुआ है। ऑलरेडी आपका सॉल्यूशन है, सिर्फ प्रॉब्लम समझना आना चाहिए। तो ठीक है, तो ये रहा प्रोडक्ट के माध्यम से। और हमारे पास कल्चर है, हमारे पास सीएफसी है, हमारे पास एक्वा का रेंज है। उसका सेशन बाद में हम लेने ही वाले। लग रहा है रब्बी क्रॉप्स का, तो रब्बी क्रॉप्स में इन अभी बेनकर साहब ने मुझे रिकमेंड किया था कि हमारे लोगों को कुछ बेसिक वो चार्ट दे दो। इस चार्ट की बदौलत वो उसका जो कुछ क्रॉप रहेगा उसको शेड्यूल दे सकता है। करेक्ट ना बेनकर सर? यस। तो ये शेड्यूल मैंने बनाया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हीट क्रॉप है, राइस क्रॉप है, जवार मेज है। इसमें आप मैंने बेसिक यहाँ पे क्या किया है, आपको स्टिम रिच, बायो 99, हमारे एनपीके कब देना है, यहाँ पे एक चार्ट
तो सबसे पहले क्या आता है हमारा सी ट्रीटमेंट। सी ट्रीटमेंट किसका करना है, हमारा स्टीम रिच लेना है और रैपअप लेना है। इन दोनों प्रोडक्ट के माध्यम से हमें सी ट्रीटमेंट वहां पे करना है। कितना लगता है, हमारे को अगर 1 केजी सीड है हमारा गेहूं का, 1 केजी स्टीम गेहूं का सीड है, तो उसको सी ट्रीटमेंट कितना करना है, 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में 5 ml ऑफ स्टिमरिच लेना है और 5 ml बस रैपअप लेना है। उसको मिलाकर, उस सॉल्यूशन को मिलाकर जितना आपका 1 किलो गेहूं है उसके ऊपर छिड़काव करना है। 10-15 मिनट तक रख देना है। 10-15 मिनट के बाद वो ऑलरेडी उसमें अब्सॉर्ब होने हो जाएगा और ज्यादा वो आपको ट्रांसप्लांट कर देना है। तो इस तरह आपको सीड ट्रीटमेंट करना है। उसी तरह आप सोयाबीन में भी कर सकते हो, ग्राउंडनट में भी कर सकते हो, कैस्टर में भी कर सकते हो, मस्टर में भी वहां पे सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो इस तरह आपको वहां पे सीड ट्रीटमेंट करना है। और करना है जैसे मैंने बताया, स्टीम रिच, शेक और बायो 99 का आप वहां पे स्प्रे वहां पे कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेज कब आता है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने व्हीट का दिया है, 3 से 4 पत्ते जब आते हैं तो सबसे पहला स्टेज आपका आना चाहिए। दूसरा स्टेज कब आता है, टिलर्स मतलब क्या, वो टिलर्स निकले का कणसाला काय म्हणतात सर यांना, गुजरात में कनिस को क्या बोलते हैं? मक्का, मक्का है मक्का। मकाई मक्का ही कहते हैं। मकाई मकाई मक्का ही कहते हैं, मक्का ही। मक्का मक्का। नहीं, जो टिलर्स टिलर्स को क्या करते हैं, ओके ओके गव्हाचे पाते आपले, जो टिलर्स आते हैं आप समझ लो, ठीक। गेहूं के जो ब्रांचेस आते हैं, वो गेहूं को ब्रांचेस दान जब, रहते हैं। हाँ धान के जो ब्रांचेस आते हैं ना, वो ब्रांचेस जब निकलते हैं तो आपको सेकंड स्टेज में वो स्टीम करना है। और थर्ड स्टेज जब आता है फ्लावरिंग स्टेज, और लास्ट वाला स्टेज आता है ग्रेन फिलिंग स्टेज। इसी प्रकार के स्टेज है हर एक। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ग्राउंड नट का लेते हो, तो ग्राउंड नट में भी 3 से 4 पत्ते जब होते हैं तो वो पहला स्टेज आता है। तो दूसरा स्टेज होता है वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस लगने की शुरुआत होती है, तो वो होता है ग्राउंडनट का स्टेज, सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज ग्राउंडनट का कौन सा होता है, तो फ्लावरिंग वाला स्टेज। और चौथा स्टेज कौन सा होता है, तो ग्रेन फिलिंग वाला स्टेज। ये हर एक क्रॉप में ऐसे ही स्टेज आपको पाए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टेज में आपको क्या करना है, 30 ml स्टिमरिच लेना है, 15 ml शेत लेना है और 5 ml बायो 99 आपको लेना है और 15 लीटर पानी में डाल के आपको उसका छिड़काव करना है। करेक्ट। अगर ये डिपेंड है, अभी आपको स्प्रे कितने, आपका एरिया कितना है, वो आप वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना नॉलेज तो आपको होता है। अगर मेरा 1 एकड़ है, तो मुझे मालूम है मेरा 1 एकड़ लैंड में कम से कम मुझे 150 लीटर वाटर लगता है। तो 150 डिवाइड बाय 50, तो आपको पता है मुझे 15 पंप वहां पे लगता है। तो 15 पंप के लिए मुझे कितना स्टीमरेज लगेगा, कितना शेत लगेगा, कितना बायो 99, इसकी इस चार्ट की बदौलत आप वहां पे कैलकुलेट करके दे सकते हो। उसी तरह आपको सॉइल एप्लीकेशन करना है। सॉइल एप्लीकेशन में कौन से प्रोडक्ट आते हैं, हमारा बायोफिट का NPK और शेप। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन कब करना है, सेम एक, जब आप स्टिमरिज बायो 99 शेत का अगर आप छिड़काव करते हो, उसके 3-4 दिन बाद आप के प्लस शेत का 1 लीटर प्रति एकड़ ऑफ लैंड को आप वहां पे दे सकते हो। दूसरे स्टेज में भी आपको वहां पे देना है। 2 डोज ऑफ सॉइल में होने ही चाहिए, कम से कम 2 डोज आपके जाने ही चाहिए सॉइल में, और कम से कम 4 स्प्रे आपके क्रॉप में जाने ही चाहिए। ये रहे शेड्यूल के माध्यम से। इसका चार्ट बना के ऑलरेडी मैंने फेरी सर को पास किया है, बेंडकर सर को पास करता हूँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये चार्ट आप सबको मिल जाएगा। ओके, इसमें कोई डिफिकल्टीज होगी बेंडकर सर, आप बता सकते हो? नहीं, कोई प्रॉब्लम परफेक्ट है नहीं। ना, आप ये आगे चार्ट जाइए। आप सबको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे टेक्निकल प्रोडक्ट जो कि इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया अटैक कौन सा है, सपोज मेरा फंगल और बैक्टीरियल अटैक है, क्या नाम मेरे है? लिए सॉल्यूशन क्या है, रैपअप मोड कैसा है, प्रिवेंटिव। अगर मुझे रैपअप का इस्तेमाल करना है तो प्रिवेंटिव आप अगर इस्तेमाल करते हो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। दूसरा कौन सा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है वायरस डिसीज का, मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, एंटीवायरल। प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। आपका प्रॉब्लम क्या है, सकिंग पेस्ट, मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, इंटेक। इंटेक कैसा यूज करना है, प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव आपका इस्तेमाल वहां पे करना है। मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, लार्वा का, सॉल्यूशन क्या है, लार्विसाइड। प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बस इतना ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है।
और उसके बाद एक ये भी चार्ट आप सबको मिलेगा किन किन प्रोडक्ट का आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो, किसके साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हो। मतलब मुझे छिड़काव करने वाले प्रोडक्ट कौन से और मेरे सॉइल में देने वाले प्रोडक्ट कौन से। इसका मतलब क्या, अगर आप छिड़काव करने में देखते हो तो स्टिमरिच प्लस बायो 99 आप कर सकते हो, स्टिमरिच शेथ प्लस बायो 99 कर सकते हो। रैप अप आपको सिंगल ही देना है, किसी के भी साथ आपको किसी भी अदर प्रोडक्ट के साथ रैप अप का मिक्सचर नहीं करना है। स्टिमरिच इंटेक प्लस बायो 99 दे सकते हो, इंटेक प्लस बायो 99 दे सकते हो, एंटीवायरल प्लस बायो 99 दे सकते हो, एंटीवायरल प्लस इंटेक प्लस बायो 99 आप वहां पे दे सकते हो, एंटीवायरल प्लस लार्विसाइड प्लस बायो 99 आप दे सकते हो। सॉइल में कौन से प्रोडक्ट जाते हैं, सॉइल में जाता है बायोफिट एनपीके का एक सेट आप दे सकते हो, 1 लीटर बायोफिट एन, 1 लीटर बायोफिट पी, 1 लीटर बायोफिट के का एक सेट दे सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, पूरा सॉइल का कवर करना है, एनपीके प्लस शेड का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन क्या है, आपको सिर्फ स्टिमरिच भी वहां पे दे सकते हो। मैंने कहा आपको अगर व्हाइट रूट इनिशिएशन एक इंपॉर्टेंट स्टेज है, अगर व्हाइट रूट इनिशिएशन को बढ़ाना है, व्हाइट रूट ज्यादा आनी चाहिए, तो स्टिमरिच का भी ड्रेंचिंग वहां पे आप कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन क्या है, आप रैपअप का भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रैपअप में हमने ऐसे घटक डाले हुए जो कि प्लांट की जो नैसर्गिक डिफेंस सिस्टम है और डिफेंस सिस्टम को रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को बढ़ाने वाले घटक हमने इसमें डाले, तो रैपअप का भी ड्रेंचिंग आप सॉइल में वहां पे कर सकते हो। तो ये रहा, और उसके कंपनी की ओर से रिकमेंडेड डोसेस क्या है, तो ये रहे कंपनी की ओर से रिकमेंडेड डोसेस। ये तीनों के तीनों चार्ट या पूरी की पूरी पीपीटी आप सबको फेनिल सर के माध्यम से या रवि बेडकर सर के माध्यम से वहां पे मिलने वाली है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू फेनिल सर। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल सेशन सर। मतलब आपने बहुत ही कम समय में नेटसर्फ के इतने अच्छे प्रोडक्ट आपने बता दिए, मतलब ऑलरेडी सच। इसको ये सब अगर हम मतलब पूरा ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए ना, तो यस। दो बेंडकर सर को मालूम है, हमने ऑलरेडी बेंडकर सर को ऑलरेडी ये सेशन दिया हुआ है। कम से कम 2 से 3 आवर्स लगते हैं पूरे रेंज को समझने के लिए, लेकिन हमारे पास समय लिमिटेड था तो ट्राई किया है कम से कम समय में अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर होना चाहिए। तो तो मुझे लगता है एक बार आप यस। गुजरात में तो आके गए हो ना ऑलरेडी। हंड्रेड नहीं नहीं हंड्रेड नहीं नहीं। परसेंट नहीं आए के गए क्या? नहीं आए, नहीं, नहीं अभी ओके तक आए। ओके तो नहीं। ओके। नहीं आए। अरे सो मतलब अपना मतलब वो पेंडिंग है पूरा। हाँ एक्चुअली मैं वही बोलने वाला था जो ऑलरेडी अक्षय सर ने कवर किया कि ऑलरेडी ये जो ट्रेनिंग है वो 3 घंटे का ट्रेनिंग है। सो यस। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 आवर में उन्होंने हमें देने की पूरे पूरी कोशिश की है। और मैं बोलूँगा कि कोशिश थी सच में। हमने यहाँ पे अगर फीडबैक भी देखे तो बहुत सारे लोगों के फीडबैक भी अपने चैट बॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं डेफिनेटली। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ट्रेनिंग से बहुत अच्छा फायदा मिला है। चलो ये ट्रेनिंग तो हमने जूम पे की है। ये ट्रेनिंग से तो हमारा बायोफिट का ऑलरेडी अभी सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, तो सर बायोफिट। मैं अभी आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा लड़का अभी या बैठा था ये ट्रेनिंग में, पूरा उसका खेती का कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो भी कह रहा था कि सर बहुत अच्छा ट्रेनिंग है, मतलब मुझे बहुत सारी बातें समझ में आ गई। तो यस सर, यस तो सर। थैंक यू वेरी मच सर। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अराउंड मतलब 475 लोग अभी भी यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे थे, मतलब कि जिनको ये नॉलेज चाहिए। मतलब सही मायने में अगर ये 500 लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंचा और ये लोगों ने इसका इस्तेमाल किया तो बहुत बड़ा धमाका बेसिकली हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच सर, अक्षय सर। यस यस सर, सर, फेनिल यस। सर, सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके सर। यस मतलब रविकांत सर ने ऑलरेडी बताया जिस हिसाब से। लेकिन ऑलरेडी ये ट्रेनिंग जो हमारा हो रहा है वो यस जूम पे हो रहा है। लेकिन कुछ ट्रेनिंग हम यस फिजिकल में भी जा रहे हैं। सो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ जो गुजरात में कुछ फिजिकल ट्रेनिंग भी आने वाले नहीं, कल से ही मैं शायद बोलूंगा कि कल से ही गुजरात में फिजिकल संवाद प्रोग्राम होने वाले हैं। जैसे कि कल बात करूं तो कल सूरत में नेचरामोर यानी कि हमारी जो हेल्थ केयर रेंज है उसका एक फिजिकली संवाद होने वाला है। तो वहां पे हमारे डॉक्टर प्रणीत आम्बुलकर सर आने वाले हैं। सो मतलब ये पहली बार ऐसा गुजरात में ट्रेनिंग होने जा रहा है जो कल सूरत में होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 23 तारीख को हमारा वलसाड़ के बगल में नवसारी के बगल में चिखली करके एक एरिया है, तो हाईवे पे ही है वो होटल। तो वो ट्रेनिंग भी हमारा परसों दोपहर में 23 तारीख को दोपहर में फिजिकल हेल्थ केयर संवाद होने वाला है।
मतलब वहां पे आप कंज्यूमर को भी बेच सकते हो, आपके गेस्ट को भी बेच सकते हो, क्योंकि वो संवाद है। तो डेफिनेटली एक प्रोग्राम है। उसी के साथ साथ 24 तारीख को सुबह 10 बजे बड़ोड़ा में होने वाला है। मतलब अभी नेटसफ ने भी एक कंज्यूमर महोत्सव के अंदर ऑलरेडी, क्योंकि अगर कंज्यूमर को हम जितना अच्छा लाएंगे, कंज्यूमर को जितना अप्रोच हमारा बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा हमारा पे आउट भी बढ़ने वाला है। तो यस, 24 तारीख को हमने बड़ोड़ा में बीपीसी हॉल, मतलब बीपीसी कॉन्फ्रेंस हॉल, प्रोडक्टिविटी हाउस, अलकापुरी, वडोदरा में रखा है सुबह 10 बजे। वही चीज अगर मैं बात करूं अहमदाबाद में, तो यस, 25 क्रिसमस डे, नाताल है, क्रिसमस डे है, तो तब दोपहर में 2 बजे अहमदाबाद में अपना यहाँ पे होटल नमी रेसिडेंसी में दोपहर में 2 बजे रखा है। तो मतलब ये चारों जगह पे ये फिजिकल ट्रेनिंग हो रहा है। तो आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, उन सभी को आप वहाँ पे बेच सकते हो और आपके लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज दिलवा सकते हो। तो यही आशा के साथ, यही उम्मीद के साथ, एक बात और बोलना चाहूंगा आशा और उम्मीद के लिए। कल हमारा साइकिल एंड है, तो आप सभी के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है। एलएस ऑफर का क्लोजिंग है। कल नहीं, सॉरी, 24 तारीख चौबीस को। 24 तारीख को है। 24 तारीख को, यस, सॉरी, 24 तारीख को। सो मतलब ऑलरेडी आप सभी के पास आने वाले 22, 23, 24, यानी कि 3 दिन है। एलएस ऑफर का क्लोजिंग है। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को एलएस बनाइए, यही शुभकामना के साथ आज का सेशन यहाँ पे, ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर। थैंक यू।